हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो हम लोग आ चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स की यूनिट सेकंड के ऊपर। यूनिट फर्स्ट को मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जिससे आप सभी लोग उस वीडियो को भी देख लो जा करके। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट का हम लोग ऑलरेडी रिविजन कर चुके हैं। यूनिट सेकेंड में हम लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो यूनिट सेकेंड जो है वो आपका बेसिकली SEO एंड ईमेल मार्केटिंग के बारे में है। तो SEO क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट को कर किया था, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से वेबसाइट बिल्डिंग करी जाती है, ब्लॉग्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। तो डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब जो अगर मैं बोलूँ तो मार्केटिंग का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि मार्केटिंग का मतलब कि प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं। यानी कि मार्केटिंग करने में हम क्या करते हैं, ऑफलाइन ट्रेडिशनल वे का यूज़ करते हैं। बट डिजिटल अगर जब भी वर्ड यूज़ होता है तो डिजिटल का मतलब क्या हो जाता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग, परचेज, सेल जो भी होता है वो सभी चीज़ों को डिजिटल वे में, यानी कि बहुत सारे जैसे आप डिजिटल टूल्स वगैरह को देखते होगे, आपके देखते होगे वेबसाइट हो गया है ना, और आपके यूट्यूब वगैरह हो गए, तो उसमें जो भी एड्स रन होते हैं उसके थ्रू अगर जब भी हम मार्केटिंग करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जो यूनिट सेकेंड है वो आपका SEO एंड ईमेल मार्केटिंग के ऊपर है। तो यहाँ पर देखो कि क्या लिखा हुआ है। SEO का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर क्या है कि SEO जिसका मतलब यहाँ पर जो उसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो कि अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है या फिर अगर आपका कोई भी यूट्यूब चैनल है, तो क्या होता है कि जो SEO होता है वो आपकी हेल्प करता है कि आपका जो भी वीडियो है या फिर आपकी जो भी वेबसाइट है वो ऊपर रैंक करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियोस को देखें। ठीक है, सो SEO क्या होता है, एक तरीके के यहाँ पर यही है कि कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसके ऊपर फोकस करता है कि इम्प्रूविंग अ वेबसाइट विजिबिलिटी, यानी कि आपकी वेबसाइट की और वीडियोस की विजिबिलिटी बढ़े और उसकी जो रैंकिंग हो, जो उसकी रैंकिंग हो वो सर्च में मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने आए। ठीक है, आप देखते होगे कि कई वीडियोज़ जो होती हैं वो वायरल हो जाती हैं, तो अगर आप उनको सर्च भी नहीं करते हो तो भी वो आपके होम पेज पे आया करती है बार बार, है ना। इसी तरीके से जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, जैसे मान लो कि हमने सरकारी-रिजल्ट.com इस तरीके से कुछ भी सर्च किया, तो जो सबसे पहली जो भी वेबसाइट आएगी वही क्या है दोस्तों, उसी का, यानी कि वही उसका SEO क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। SEO क्या होता है मेनली कि हम उसमें क्या लगाते हैं, टैग्स का यूज़ करते हैं, अच्छे ऐसे डिस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं जिसमें हमारे कीवर्ड्स अच्छे पड़े हों। ठीक है, और टाइटल वगैरह का अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। तो SEO करने का क्या मतलब हो गया, SEO करने का मतलब कि हम ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ऐसे टैग्स का, ऐसे डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से लिखते हैं जिससे कि हमारी जो रैंकिंग हो हमारे पेज की, हमारा जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। तो इसका जो मेन एम होता है, द गोल ऑफ SEO इज टू इंक्रीज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, नॉन पेड। ऑर्गेनिक का मतलब नॉन पेड ट्रैफिक टू द वेबसाइट। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो दो तरीके के, यानी कि एक पेड ट्रैफिक होता है और दूसरा होता है आपका नॉन पेड ट्रैफिक होता है। ठीक है, जो पेड ट्रैफिक होता है उसमें क्या होता है कि आप पैसे देते हो। अगर आपको पैसे देना है, मतलब अगर आपको अपना दिखाना है, अगर आपको अपने पेज की रैंकिंग ऊपर करनी है, या फिर आपको अपने यूट्यूब का कंटेंट देखते होगे ना कि जो भी लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पैसे देते हैं तब जाकर के उनका जो भी चैनल होता है वो ऊपर आता है, सर्च बॉक्स में ऊपर आता है। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो नॉन पेड, यानी कि आप इतने वायरल हो जाते हो, खुद ही आप इतने अंदर, आपके अंदर खुद ही इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते हो कि अपने तरफ से ही इतने वायरल हो जाते हो, आपके अंदर खुद ही इतनी कैपेबिलिटी है। या फिर SEO के माध्यम से, SEO क्या करता है, आपकी मेनली हेल्प करता है कि आपकी जो भी वीडियोस हैं, आपकी जो भी वेबसाइट है वो ऊपर रैंक करें। ठीक है, तो ट्रैफिक को, नॉन पेड ट्रैफिक का क्या मतलब होगा कि ऐसे ट्रैफिक जिसमें कि हम केवल पैसे नहीं देते, अपने आप को ऊपर रखने के लिए, अपने पेज की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम पैसे नहीं देते हैं। तो SEO हमारी इसी तरीके से हेल्प करता है। SEO जो होता है वो हमारे नॉन पेड, यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज करता है, हमारी वेबसाइट के, हमारे वीडियोस को। ठीक है, सो इसमें अब ये बताया गया कि किस तरीके से SEO वर्क करता है। इसमें सबसे पहले देखो क्रॉलिंग होता है, जो आपकी इस तरीके से आएगा कि SEO किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर मेनली आपके 5 स्टेप्स हैं।
मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, प्रोसेसिंग, कैलकुलेटिंग रिलेवेंसी एंड देन ड्राइविंग रिजल्ट्स। तो ये क्या हो गए, ये 5 आपके ऐसे मतलब इस तरीके से काम करता है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। यहाँ पर देखो क्रॉलिंग का मतलब जैसे होता है कि क्रॉलिंग का मतलब जैसे आप देखते होगे कि जो भी सांप वगैरह होते हैं, जो कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, रेंगते हैं। लाइक कि क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, रेंगना, ठीक है। चलना एक अलग हो गया, यानी जैसे रेंगना मतलब कि धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे चलना। देन उसके बाद में एक होता है आपका वॉक करना, यानी कि एक मतलब चलना, ठीक है। उसके बाद में क्या थर्ड क्या आता है कि दौड़ना। तो क्रॉलिंग क्या होता है, यानी कि धीरे धीरे चलना, ठीक है, एकदम रेंगने के बराबर। तो ये एक तरीके का क्या है दोस्तों, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वंस यू अपलोड द कंटेंट ऑन योर वेबसाइट और यूट्यूब वगैरह में, जब भी आप अपना कंटेंट को अपलोड करते हो, सपोज दैट मैं अगर इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, इस वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा तो क्रॉलिंग, जो क्रॉलर होगा, लाइक क्रॉलर जो होगा वो मेरे वीडियो के ऊपर आएगा और देखेगा कि क्या हेल्पफुल है, किस तरीके का कंटेंट है। ये सभी चीज़ें जो भी होती है वो क्रॉलर देखता है, यानी कि देखता है कि अब मान लो कि हाँ, अब यूट्यूब वालों को कैसे पता चलता है कि मेरा वीडियो किसके ऊपर है, वो हमारे जो भी हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, जो भी जिस भी तरीके से हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पर से वो जो क्रॉलर होता है वो क्या करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, हमारे टाइटल को, हमारे डिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करता है। उसी के बेसिस पे आपके सामने हमारे वीडियोस आते हैं, या फिर उन सब आप भी देखते होगे ना कि जैसे कि हमने डाला कि खाना बनाने की रेसिपी, तो वहाँ पर आपके सामने फिटनेस की रेसिपी, जो भी फिटनेस वगैरह, जिम वगैरह की वीडियोज़ नहीं आ जाते हैं, है ना, या पढ़ाई लिखाई के वीडियोज़ नहीं आ जाते हैं। अगर आप खाना बनाने की रेसिपी देखोगे तो वहाँ पर खाना बनाने से रिलेटेड ही और जो भी खाने पीने से रिलेटेड जितने भी जिस तरीके की रेसिपीज होती हैं वही आएंगी, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से संभव हो पाता है, ये क्रॉलर की हेल्प से संभव हो पाता है, क्योंकि जो क्रॉलर होता है वो वीडियो को समझने की कोशिश करता है, उसके कंटेंट को समझने की कोशिश करता है कि कंटेंट किस विषय पे है, और जब एक बार वो समझ जाता है तो वो क्या करता है, देन इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग का मतलब कि if crawler find anything important from your content, then it stores your information in its database store so that your content be visible to the others। यानी कि जब एक बार क्रॉलर जो होता है वो आपके कंटेंट पे आ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि कुछ आपके कंटेंट में इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैंने डाला यहाँ पर MBA वालों के लिए, अगर मैं MBA सेकेंड सेमेस्टर इस तरीके के मैं कीवर्ड्स वगैरह का यूज़ करता हूँ, डालता हूँ, तो मेरे जो भी वीडियोज़ हैं, अब जो भी लोग इस तरीके के जितने भी वीडियोज़, जैसे मान लो कि किसी ने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते होगे आप लोग, डिजिटल मार्केटिंग यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, तो इस तरीके से अगर आप सर्च करते होगे तो जो क्रॉलर है अगर उसको ऐसा कुछ लगता है, इंपॉर्टेंट कुछ लगता है, तो वो अपने डेटाबेस में उस चीज़ को स्टोर करके रख लेता है। और उसके बाद में जब भी कोई व्यूअर है, जो भी यानी कि जो भी लोग वीडियोस देखते हैं, वो जब भी अपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में या फिर वेबसाइट वगैरह में, गूगल वगैरह में जब भी उस कीवर्ड को डालते हैं, तो क्रॉलर क्या करता है, यानी इंडेक्सिंग के माध्यम से वो हमारी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, वीडियो क्या होती है, सामने आने लगती है, ठीक है। तो व्हेन अ यूजर सर्च फॉर समथिंग, इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक जो यूज़र होता है जब कुछ चीज़ों को सर्च करता है, जैसे खाना बनाने की रेसिपी या फिर दौड़ने किस तरीके से, फिटनेस वगैरह कुछ भी देखो, तो आप जो भी चीज़ों को देखते हो वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ों को सर्च करते हो, ठीक है, व्हेन अ यूजर सर्च फॉर समथिंग, द सर्च इंजन एनालाइज द सर्च क्वेरी टू अंडरस्टैंड व्हाट द यूजर इज लुकिंग फॉर। तो इसमें प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये जो क्रॉलर है, इसने अगर अपने जो भी इंपॉर्टेंट इसको मिला होगा, इसमें यहाँ पर ये क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है। और प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे ही जो भी यूज़र है, जो भी व्यूअर है, जब भी कोई चीज़ों को सर्च करता है, तो हमारे जो भी हमने वीडियो जिस भी विषय पे बनाया होता है, वो उस वीडियो का जो वीडियो होता है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के पास में जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में 4th नंबर पर क्या होता है कि कैलकुलेटिंग रिलेवेंसी। कैलकुलेटिंग रिलेवेंसी का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या मतलब होता है, रिलेवेंसी का मतलब ये होता है कि अब देखो, अगर यूज़र ने सर्च किया MBA सेकेंड सेमेस्टर, डिजिटल मार्केटिंग यूनिट सेकेंड, और अगर मैंने वीडियो इसी तरीके से कुछ बना करके रखा हुआ है इसी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड, तो जैसे ही यूज़र के सामने जैसे ही वीडियो जाएगी तो वो उसके ऊपर क्लिक कर देगा, ठीक है। ये केवल एक के साथ नहीं होगा, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, जितने भी लोग होंगे सभी लोग उसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे। तो अब जैसे लोग क्लिक करते जाएंगे, तो ये है जो, यानी कि SEO जो है वो समझता जाएगा, वो ये
चीज़ समझता जाएगा कि अच्छा अगर लोग इस तरीके के, अगर ये लोग सर्च करेंगे तो हमको ये चीज़ दिखानी है ना। तो एसईओ इस तरीके से वर्क करता है कि जैसे जो भी कीवर्ड जो भी पड़ा होता है, तो जब वो उसको, जब जो भी कीवर्ड होता है जो भी यूज़र डालता है अपने सर्च बॉक्स में, तो उसके हिसाब से क्या होता है, हमारे वीडियोस, हमारे वेबसाइट वगैरह उस हिसाब से रैंक करते हैं। एंड देन रिट्राइविंग रिजल्ट्स, तो रिट्राइविंग में क्या होता है कि अगर जिस भी तरीके से हमारे वीडियोस लोग देखते हैं, हमारे वीडियोस के ऊपर लोग क्लिक करते जाते हैं, उसी हिसाब से जो भी आप देखते हो कि वीडियोस वायरल होते हैं और सर्च इंजन जो भी होता है वो कंटिन्यू करता है कि टू मेक इट विजिबल। अब देखो कि कुछ वीडियोस जो भी होते हैं कि जो भी लोग अपलोड करते होंगे, तो कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो एकदम मतलब वो मतलब एकदम ठप हो जाते हैं, कुछ उसमें व्यूज़ आते हैं, उसके बाद में वो फिर उसके अंदर व्यूज़ नहीं आते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि उसको लोग जो भी होते हैं वो ज़्यादा उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहे होते। अब जब उसके ऊपर ज़्यादा लोग क्लिक नहीं करेंगे तो जो भी एसईओ है वो लोगों को, दूसरे लोगों को रिकमेंड नहीं करेगा। अब मान लो जैसे ही मैंने वीडियो को डाला, उसके ऊपर 100 लोगों ने, 10,000 लोगों ने पहले ही क्लिक करके तुरंत देख लिया, तो अब जो एसईओ है वो ये चीज़ समझ जाएगा और उसके हिसाब से जो भी है वो अपने दूसरे लोगों के सामने भी यही सारे वीडियोज़ को पोस्ट करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मेनली 5 स्टेप्स हैं। क्रॉलिंग, जब भी हम किसी पर्टिकुलर वीडियो को अपलोड करते हैं तो क्रॉलर क्या करता है, हमारे वीडियो के ऊपर आता है, जो भी उसको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो इंडेक्सिंग के माध्यम से क्या करता है, अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि अपने डेटाबेस में जो चीज़ को स्टोर करता है, तो जैसे ही यूज़र जो होता है वो जैसे ही सर्च इंजन बॉक्स में जैसे ही वो कुछ भी डालता है, तो प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारे जो भी वीडियोज़ होते हैं, जो भी उसके डेटाबेस में स्टोर होते हैं, वो उसके सामने आते हैं। और कैलकुलेटिंग रेलेवेंसी में क्या होता है कि इसमें जब भी यूज़र जो भी होता है वो जैसे ही क्लिक करता है वीडियो के ऊपर, जैसे ही वो क्लिक करता है, तो इसके हिसाब से एसईओ समझ जाता है कि अच्छा ये मतलब कि अगर ये वीडियो सर्च अगर ये कीवर्ड सर्च किया जाएगा तो ये वीडियो रिकमेंड करनी है, अगर ये वीडियो सर्च किया जाएगा तो ये चीज़ रिकमेंड करनी है। इसके हिसाब से जो भी होता है ड्राइविंग रिजल्ट, मतलब कि उस चीज़ को मेक इट विजिबल, यानी कि ये हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है कि जैसे ही आप चीज़ों को सर्च करते हो, जैसे आप कोई भी चीज़ों को सर्च वगैरह करते हो, तो वो उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट होते हैं वो आपके सामने परमानेंट के हिसाब से आने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अभी आप देखो सरकारी रिजल्ट जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट होगी वो एकदम उसकी ऑथेंटिक जाएगी, क्योंकि उसको पता हो गया, एसईओ को पता हो गया भाई कोई वहाँ से बैठ करके थोड़ी नहीं वो चला रहा है, एसईओ जो है अपने हिसाब से काम करता है। तो वहाँ पर से जो भी उसको समझ में आएगा वो सरकारी रिजल्ट जो भी वेबसाइट है वो आपके सामने तुरंत यानी कि आपके सामने आएगी, किसकी हेल्प से, एसईओ की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है विजिबिलिटी को बढ़ाने में, ट्रैफिक को जनरेट करने में। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं। अब लॉन्ग टर्म रिजल्ट का मतलब क्या होगा कि अगर हम एक बार हम पेड करके, यानी कि हम पैसे दे करके अपनी वेबसाइट को, अपने वीडियोज़ को रैंक करवाते हैं, तो जैसे ही हमने पैसे देने का जब भी हमारी वैलिडिटी ख़त्म हो गई तो वो हमारी जो भी वीडियो होगी, जो भी हमारा कंटेंट होगा वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। बट एसईओ के माध्यम से अगर हम नॉन पेड, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना कि नॉन पेड, ये नॉन पेड ट्रैफिक जो होता है, नॉन पेड ट्रैफिक जो होता है वो एसईओ की हेल्प से आता है, यानी कि ऑर्गेनिक का मतलब एकदम सही तरीके से जो भी कंटेंट जो भी होता है वो डाला जाता है, तो इसके हिसाब से वो हमको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट का मतलब कि वो हमको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है, ये नहीं कि एक बार हमने उसको पैसे देने बंद कर दिया तो हमारा जो भी वीडियो है, हमारा जो कंटेंट है वो नीचे चला जाए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट का मतलब कि वो हमेशा परमानेंट वैसे ही बना रहता है। देन कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट कम लगती, कॉस्ट लगती नहीं है। ठीक है, हमको उसमें बनाने में, वीडियोस को अपलोड करने में, एसईओ वगैरह करने में कोई कॉस्ट नहीं लगती है। देन इसके बाद में हेल्प्स टू प्रमोट योर यूट्यूब कंटेंट और वेबसाइट। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपका कंटेंट जो होता है वो लोगों के सामने पहुंच जाता है। तो एसईओ कॉपीराइटिंग क्या है? अब यहाँ पर देखो आपके सामने एक नया टॉपिक आया है, दैट इज एसईओ कॉपीराइटिंग। ये क्या होता है दोस्तों? एसईओ कॉपीराइटिंग जो होता है कि ऐसे कंटेंट को अपलोड करना, जैसे सपोज दैट कि अगर हम कोई भी हम वीडियो बना दें या फिर हम कोई भी वेबसाइट में लिख रहे हैं, हमारे पास में एक कोई, मान लो हमारा कोई ब्लॉग है तो हम उसमें लिख रहे हैं, हम उसमें क्या करते हैं, गूगल जो आप ब्लॉग्स देखते हो, ब्लॉग का मतलब 1-2 वर्ड होते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है व्लॉग और दूसरा होता है ब्लॉग। ठीक है, तो वी से जो स्टार्ट होता है वो आपका वीडियोस वाला व्लॉग हो गया, जिसमें जैसे लोग जाते हैं अपनी जर्नी वगैरह को शेयर करते हैं आपके साथ में कि मैं आज यहाँ घूम रहा हूँ, ये हो गया। तो ये इस तरीके का जो भी चीज़ें होती है, जो कंटेंट होता है वो होता है ब्लॉग। और जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग क्या होता है दोस्तों
वो होता है आप जो भी कंटेंट को लिखते हो, जो भी जैसे हम लोग गूगल वगैरह पे जब भी चीज़ों को सर्च करते हैं, हमारे साथ में हमारे सामने जो भी वेबसाइट वगैरह ओपन होती है वो किसका पार्ट होती है, ब्लॉग का, यानी कि बी वाले पार्ट का, ठीक है। तो ब्लॉग जब भी हम लिखते हैं, तो ब्लॉग जब भी हम लोग लिखते हैं तो ऐसे कंटेंट का, ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि क्या हो, यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली का मतलब कि लोग उसको बार बार सर्च करें। तो एसईओ कॉपीराइटिंग वही, मतलब एसईओ कॉपीराइटिंग का ये मतलब होता है कि ऐसे कंटेंट का यूज़ करना, ऐसे कंटेंट का यूज़ करना जो कि यूज़र फ्रेंडली हो और जो बार बार लोग सर्च कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि हमारा जो भी ओरिजिनल हेडिंग क्या है, जिस भी मान लो कि किसी भी टॉपिक के ऊपर हमने क्या किया कि एक टॉपिक हमने लिया और उसके ऊपर हमने क्या बनाया, अफोर्डेबल फिटनेस इक्विपमेंट फॉर होम वर्कआउट, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल, ये हमारी ओरिजिनल हेडिंग है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक का विषय है। बट अगर जब भी हम ऐसे कुछ भी कंटेंट को लिखेंगे या फिर जब भी हम ऐसी वीडियोज़ को बनाएंगे तो हम इस तरीके से डायरेक्ट लिखने की अपेक्षा क्या करेंगे कि हम ऐसे लिखेंगे, एसईओ की तरीके से। अगर हम एसईओ की नज़र में कुछ इस तरीके का लिखेंगे, गेट फिट एट होम, है ना, गेट फिट एट होम विद बजट फ्रेंडली एक्सरसाइज गियर। तो यहाँ पर देखो ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लग रहा है, ये मतलब कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ बताया जा रहा है, गेट फिट एट होम विद बजट फ्रेंडली एक्सरसाइज गियर, ना कि इसमें देखो क्या लिखा है कि केवल अफोर्डेबल फिटनेस इक्विपमेंट फॉर होम वर्कआउट। इसमें क्या है, जस्ट नॉर्मल सी एक सिंपल सी हेडिंग है, बट इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाया। कहने का मतलब सेम है, बट हमारा जो भी लिखने का तरीका है वो क्या होगा, थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो गया और हम थोड़ा सा कि थोड़ा सा ट्विस्ट दिखा दें, थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करके दिखा दें। तो गेट फिट एट होम विद बजट फ्रेंडली एक्सरसाइज गियर, इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं तो यानी कि हमारा जो भी कंटेंट होगा वो क्या होगा, वो एसईओ कॉपीराइटिंग के अंदर जाएगा। तो यानी कि जब भी हमको कुछ भी हमको अपना कंटेंट लिखना है, जब भी हमको कोई भी अपना कंटेंट लिखना होता है ब्लॉग्स वगैरह के ऊपर, तो हम एसईओ कॉपीराइटिंग यानी कि उस तरीके की एसईओ कॉपीराइटिंग का यूज़ करते हैं। एसईओ कॉपीराइटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि एसईओ कॉपीराइटिंग इज अबाउट क्रिएटिंग वेबसाइट कंटेंट, यानी कि वेबसाइट के कंटेंट को बनाना दैट इज इंजॉयबल फॉर रीडर्स, यानी कि उसको रीडर्स जो भी हो वो इंजॉय भी करें पढ़ते समय में, और इसके साथ ही साथ में ऑल्सो बीइंग ऑप्टिमाइज फॉर द सर्च इंजन टू इंप्रूव सर्च रैंकिंग, ठीक है। ऐसे रिजल्ट्स का यूज़ करना जिसमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जो कि आपके वेबसाइट को ऊपर अपलिफ्ट करने में हेल्प भी करें। इसके अंदर आपकी जो भी टाइटल होता है, आप टाइटल में आप नॉर्मल सी चीज़ डाल दो, जस्ट अगर आप कुछ भी ऐसे ही डाल दो, है ना, अफोर्डेबल फिटनेस इक्विपमेंट, तो वो इतना ज़्यादा मे बी इतना ज़्यादा इफेक्ट ना डाले, यानी कि इतना ज़्यादा अच्छा ना, लोग उसको इतना ज़्यादा सर्च ना करें। बट अगर आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे करके कुछ इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करते हो जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, गेट फिट एट होम विद बजट फ्रेंडली एक्सरसाइज गियर, इस तरीके से अगर आप डालते हो तो टाइटल वगैरह में, तो लोगों को थोड़ा सा देखने में, आप देखते होगे ना जो भी लोगों के वीडियोस आ गई नहीं, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों का हिंदी में भी कंटेंट रहता है, तो हिंदी में जो कंटेंट रहता है उसके ऊपर क्या लोग कुछ इस तरीके का डालते हैं। जैसे तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मेरे पास में लिखा हुआ है, जैसे कि अब अगर ये चाहते, देखो ये क्या बता रहे हैं, इडली डोसा भूल जाओगे जब बिना तेल सूजी पोहे इतना टेस्टी नाश्ता। जैसे मैंने यहाँ पर न्यू रेसिपीज़, कोई भी फूड रेसिपी वगैरह सर्च कर दिया, तो अगर ये जो भी चाहें तो इसका सीधे सीधे नाम बता सकते हैं। बट ये सब लिखने का इनका क्या पर्पज़ है कि ये भूल जाओगे, इस तरीके का तुमको मिलेगा, है ना, बिना तेल का तुमको ऐसा नाश्ता मिलेगा। या फिर अगर यहाँ पर देखो इस तरीके से ये लिख कर यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़े से चावल इतना टेस्टी मज़ेदार नाश्ता जिसके आगे पराठा भी फीका लगे। यानी कि ये सब लिखने का क्या पर्पज़ है कि इससे क्या हो रहा है कि वो अपना क्या जो उनका कंटेंट है, यहाँ पर जो भी आप सारी चीज़ें देख रहे हो, तो वो अपनी चीज़ों को क्या करना चाह रहे हैं कि प्रमोट करना चाह रहे हैं। अगर वो चाहते तो वो डायरेक्ट अपने सिंपल से शब्दों में लिख सकते थे, बट ये लिखने का इनका क्या पर्पज़ हुआ कि इस तरीके से इनका लिखने का क्या पर्पज़ हुआ, इस वजह से लिखते हैं ताकि ये सभी जो भी वर्ड्स हैं वो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली और थोड़ा सा ट्विस्ट है, यानी कि इसमें क्या है, थोड़ा सा एक ट्विस्ट दिखा दें। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, अब हमारे पास में यही चीज़ बताई गई है कि इसमें क्या है कि इंक्लूडिंग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इनका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी देखोगे, अगर आप कीवर्ड वगैरह भी देखोगे इनका, तो यही सारी चीज़ें आपको है ना कि आपको इस तरीके की सारी ऐसे ही वर्ड्स का यूज़ मिलेगा। तो ये क्या हो गया, यही हो गया दोस्तों एसईओ कॉपीराइटिंग, यानी कि लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आ रही है। अगर हम इसी तरीके से अगर कंटेंट के ऊपर जाएँ, यानी कि अगर ब्लॉग्स वगैरह आपको पढ़ें जा करके, तो ऐसे ही वर्ड्स का यूज़ इन लोगों ने ऐसे भी किया होगा, वहाँ पर भी किया होगा, है ना। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि लोगों को पढ़ने में, यानी कि दैट इज़
इंजॉयबल फॉर रीडर्स, यानी कि लोगों के लिए उनको पढ़ने में भी मजा आ रही है, और साथ ही साथ में ऑल्सो बीइंग ऑप्टिमाइज फॉर द सर्च इंजन टू इम्प्रूव सर्च रैंकिंग, और इसी वजह से इनका जो भी सर्च रैंकिंग है वो भी क्या हो रहा है कि इम्प्रूव हो रहा है। तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना, यही हो गया दोस्तों एसईओ कॉपी राइटिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जितना भी यहाँ पर लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, उसको देख लेना। ठीक है, याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट इज सर्च इंजन रैंक। अब सर्च इंजन रैंक क्या होती है इसके बारे में देखो। यहाँ पर हमारे पास में सर्च इंजन रैंक जो मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं, जैसे सपोज कि हमने कोई भी चीज़ को सर्च किया अपने यूट्यूब के ऊपर या फिर ब्लॉग के ऊपर, गूगल वगैरह के ऊपर, जब भी हमने किसी चीज़ को सर्च किया तो जो हमारा पेज जो भी रैंक करता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ। यहाँ पर इधर YouTube पे ऊपर आओ। अब मान लो कि हमने कोई भी फिटनेस से रिलेटेड, हमने यहाँ पर किसी के चैनल का नाम नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, केवल फिटनेस डाला, इसको जस्ट एंटर किया। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास में यहाँ पर देखो जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे पास में रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये सभी जो भी आप रिजल्ट्स देख रहे हो, यानी कि जो फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, यहाँ पर जो सबसे पहला जो पेज है उसमें तो आपका एक तरीके का मान लो ऐड ही दिया गया है। ठीक है, देन सेकंड पेज के ऊपर यहाँ पर देखो इन्होंने 15 घंटे पहले अपलोड किया, उसमें 11 के व्यूज़ भी आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से यानी कि एक दिन पहले इन्होंने वीडियो को अपलोड किया, 86 के व्यूज़ आए हैं। तो यानी कि जो सबसे पहला यानी कि जो सबसे पहला चैनल आपके सामने आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, सर्च इंजन रैंक। इसी को क्या बोलते हैं, सर्च इंजन रैंक बोलते हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन रैंक वही होता है कि जिस भी पोजीशन में, जैसे कि हमने कोई भी वर्ड को सर्च किया, जो भी कीवर्ड है जिसको भी हमने सर्च किया, और जिस भी रैंक में जो भी हमारा जो भी पेज है, जो हमारा वेबसाइट है, जो भी हमारे पेज है, या फिर जो हमारा यूट्यूब का जो भी चैनल है, जिस भी पोजीशन में आ रहा, फर्स्ट में आ रहा, एकदम पहले ही पोजीशन में आ रहा, तो बहुत ही अच्छी बात है। लोग क्या करेंगे, उसको और भी ज़्यादा सर्च करेंगे। ठीक है, अगर दूसरी पोजीशन पे आ रहा, तीसरी पोजीशन पे आ रहा, तो लोग उसको कम सर्च करेंगे। ठीक है, आखिरी में आ रहा तो उसको कोई देखेगा, मतलब बहुत ही कम लोग देखेंगे। तो यानी कि सर्च इंजन रैंक का क्या मतलब हुआ, सर्च इंजन रैंक रिफर्स टू द पोजीशन एट विच अ वेब पेजेस अपीयर्स इन अ सर्च इंजन रिजल्ट। ठीक है, यानी कि जिस भी पोजीशन में रैंक करता है, जैसे हमने डाला, केवल फिटनेस डाला, किसी का कुछ भी नहीं डाला, ना किसी का नाम डाला, ना कुछ चैनल वगैरह का नाम डाला, जैसे ही हमने डाला जो भी वीडियोस वगैरह रैंक कर रही है, यही क्या हुआ दोस्तों, सर्च इंजन रैंक। यानी कि जिस भी पोजीशन के ऊपर उनका वीडियोस आ रहा है वही हुआ सर्च इंजन रैंक। तो यहाँ पर वही हमारे पास में एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे इसको आपने क्या लिखा है, एक इस हेल्दी स्मूथी रेसिपीज़ के नाम से आपने क्या किया, यूट्यूब के ऊपर सर्च किया है, गूगल के ऊपर जाकर के सर्च किया, और आपके सामने उसी से रिलेटेड मोस्ट रेलेवेंट दैट क्यूरी, और जो भी आपने सर्च किया उसी के रिगार्डिंग आपके सामने जो भी कंटेंट खुला, वही क्या हो गया कि अगर आपका जो भी ब्लॉग पोस्ट है वो अपीयर्स एट द फर्स्ट रिजल्ट, अगर आपका फर्स्ट रिजल्ट पे आ गया, अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है अगर आपकी वेबसाइट, तो इट मीन्स इट हैज़ अ हाई सर्च इंजन रैंक। यानी कि इसका मतलब क्या है कि लोग इसको ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, यानी कि लोग इसको ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, फॉर दैट कीवर्ड। तो दिस हाई रैंक इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट, मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर यूजर्स टू क्लिक ऑन इट एंड विजिट योर वेबसाइट। ठीक है, अगर पहली रैंक पे आ रहा है तो यानी कि लोग आपकी वीडियोस को ज़्यादा देखेंगे, उसको बार बार क्लिक करके देखेंगे, और वो क्या होगी कि आपकी वेबसाइट का, यानी कि आपकी जो भी आपका जो कंटेंट है वो लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो विजिट योर वेबसाइट, यहाँ पर क्या कि क्लिक ऑन इट एंड विजिट योर वेबसाइट। तो अगर वो पहले नंबर पे आता है तो लोग उसके ही ऊपर क्लिक करेंगे, ना कि वो बार बार बहुत ही पीछे जाएंगे ना। हम ऐसा थोड़ी नहीं करते कि भाई हमारे पास में जैसे हमने कोई भी चीज़ सर्च करी तो हमारे पास में 2 3 4 रिजल्ट जैसे ही आए तो उन्हीं सभी में से हम एक को चूज़ कर लेंगे। ये थोड़ी नहीं कि हम उसको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे से जा करके। ठीक है, हमारे सामने जो भी रिजल्ट होता है, अगर हमने कोई भी ऐसा डाला, फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी डाला, तो अब हमारे पास में जो भी 2 4 ऊपर के जो भी चैनल्स होंगे, उन्हीं चैनल्स में से किसी को सिलेक्ट करके उसी को देखेंगे। ये थोड़ी नहीं कि हम उसको नीचे तक स्क्रॉल करते हुए चले जा रहे हैं, हमको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। ऐसा तो हम बहुत ही कम करते हैं ना। तो यही क्या हो गया, सर्च इंजन रैंक, यानी जिस पोजीशन में हमारा वेब पेज या हमारे जो भी वीडियोज़ होती है वो रैंक करती है, और यूज़र्स जो होते हैं उसको क्लिक करके वो देखते हैं, वही हमारा हो गया सर्च इंजन रैंक। ठीक है, अब हमारा आता है एसईओ टेक्निक। तो ये हमारा न्यू टॉपिक है। यहाँ पर देखो, एसईओ टेक्निक्स ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ।
यानी कि ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। तो ऑन पेज एसईओ वो होता है दोस्तों दैट ऑप्टिमाइजिंग रिजल्ट्स डायरेक्टली ऑन अ वेब पेज टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन विजिबिलिटी। यानी कि डायरेक्टली आपकी जो भी विजिबिलिटी होती है वो डायरेक्ट बढ़ने लगती है। अब ये किसके थ्रू होती है, आप जो भी टाइटल होगा उसको कुछ इस तरीके का रखोगे, कुछ टाइटल जो होगा थोड़ा सा ट्विस्ट बना करके उसमें जो टाइटल होगा उसको थोड़ा सा अच्छा बना करके लिखोगे, हेडिंग को उसकी अच्छी रखोगे, देन मेटा डिस्क्रिप्शन एंड इसके बाद में कंटेंट जो भी होगा उसमें जो भी आप चीज़ों का यूज़ करोगे। जैसे हम मान लो कि हमारी कोई भी ब्लॉग है तो हम उसमें जो भी चीज़ों का यूज़ करेंगे, जो टाइटल उसका यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली होगा, हेडिंग वगैरह जो भी होगा उसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे और उसमें साफ साफ जो भी हम कहना चाहते हैं उस सभी चीज़ों को लिखेंगे। देन मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में हम अपना क्या करते हैं और भी थोड़ा सा हम ज़्यादा अपने कंटेंट के बारे में बताते हैं लोगों को कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं। देन कंटेंट में जो भी हमारा कंटेंट होता है, जो भी हमारा कंटेंट जो भी हम बताना चाहते हैं वो हमारा कंटेंट हो गया। तो यानी इसके बेसिस पे जो हमारा एसईओ, ये हमने एसईओ किया, यानी कि टाइटल, हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शन, जो कंटेंट वगैरह में जो भी हम एसईओ कर रहे हैं, यानी जो भी ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि जिससे हमारे जो भी व्यूअर्स हों वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, तो ये क्या होगा, यानी कि इसमें हम कोई भी चीज़ का, यानी ये क्या होगा हमारा ऑन पेज एसईओ, यानी इससे जो भी हमारे यूज़र्स हैं वो क्या करेंगे, तुरंत हमारे वीडियोज़ को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो नहीं रहा, हम डायरेक्ट अपना वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अपने कंटेंट को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ में, और लोग जो होते हैं वो हमारा वीडियो को, हमारे कंटेंट को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑन पेज एसईओ। बट ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ में होता है कि हम सोशल मीडियाज में जाकर के अपने कंटेंट को अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे, जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर हम अपने कंटेंट की लिंक को शेयर करते हैं। जैसे मान लो कि शेयरिंग अ वेब पेज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे मान लो कि हमने कोई वीडियो बनाया और उस वीडियो का लिंक उसको हमने क्या किया, यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया, और यूट्यूब के ऊपर से अपलोड करने के बाद में उसको लिंक को कॉपी किया और तब जाकर के हम व्हाट्सएप पे लोगों के साथ में सोशल मीडियाज पे शेयर करें, जैसे कि फेसबुक के ऊपर, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर, सो दैट कि उसकी विजिबिलिटी हो वो बढ़े। ठीक है, उसकी विजिबिलिटी जब बढ़ जाती है, लाइक कि हम उसको सोशल मीडियाज़ के अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के उसको हम शेयर करेंगे तो लोग उसके ऊपर वहाँ पर से भी क्लिक करके देखेंगे। ठीक है, अब मान लो हमने कोई वीडियो बनाया, उसको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दिया, तो अब लोग क्या करेंगे कि उसको ऊपर वहाँ से देखेंगे। ठीक है, वो डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर से नहीं देख रहे हैं, वो डायरेक्ट उस जो भी वेब पेज है उसको डायरेक्ट गूगल के ऊपर से नहीं देख रहे हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आपकी कंटेंट को देखा जा रहा है। तो वो हो गया आपका ऑफ पेज एसईओ, यानी कि उस तरीके से आपकी जो भी आपके व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स उस तरीके से बढ़ रहे हैं, यानी कि एक थर्ड मीडिया प्लेटफॉर्म के हेल्प से। तो वो हो गया आपका ऑफ पेज एसईओ। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऑन पेज क्या होता है। ऑन पेज में हम डायरेक्ट हेडिंग्स, टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट वगैरह में ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि हाई सर्च करे। ठीक है, तो आपको कुछ अपने कंटेंट को शेयर करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, लोग खुद ही इतना देख रहे हैं। बट ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है कि आप अपने कंटेंट को दूसरे सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के अपलोड करते हो, अपलोड नहीं करते हो, उसको शेयर करते हो, अपने लिंक को जो भी होता है वो शेयर करते हो, जिससे कि लोग वहाँ से आपके कंटेंट को देखते हैं। ठीक है, तो वो होगा आपका ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसईओ प्लगइन्स। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एसईओ प्लगइन्स। अब ये क्या होता है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता हूँ कि प्लगइन्स क्या होते हैं। देखो, प्लगइन्स वो ऐसे टूल्स होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं जब भी आप किसी कंटेंट को क्रिएट करते हो, जब भी आप किसी भी चीज़ों को बनाते हो। जैसे कि सपोज दैट कि अगर मुझे एक वर्ड किसी MS वर्ड के ऊपर एक मान लो CV बनाना है। ठीक है, तो एक मान लो CV बनाना है, तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि ये हमारे पास में एक MS वर्ड है। ठीक है, सॉरी, मान लो कि ये WPS ऑफिस है, तो इसके ऊपर मान लो ये डॉक्यूमेंट्स है, जिसके ऊपर से हम चाहें तो ब्लैंक भी ले सकते हैं और ब्लैंक में जाकर के खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमको, जैसे सपोज दैट कि अगर हमको CV बनाना है, किसी को कोई भी कार्ड वगैरह बना करके भेजना है, तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पर सर्च बॉक्स में CV सर्च किया, तो इसके लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके के, देखो यहाँ पर फॉर्मेट्स बन करके तैयार होकर के आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी में से किसी एक रैंडम CV को क्या करेंगे, जो भी हमको जिस भी तरीके का जो भी फॉर्मेट है वो समझ में आ रहा है, इसमें से हम किसी भी एक को क्या करेंगे, चूज़ करेंगे और वहाँ पर जाकर के उसमें में जाकर के अपनी डिटेल्स वगैरह को क्या कर देंगे, जस्ट एडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का हमारा प्लगइन का काम करता है। तो ये क्या होगा हमारा दोस्तों, यही हो गया हमारा प्लगइन्स। तो प्लगइन्स जो भी मतलब होता है,
प्लगइन्स का जो भी मतलब होता है वो यही होता है कि प्लगइन्स हमारी हेल्प करते हैं कि हमारे कंटेंट को क्रिएट करने में हमारा टाइम सेव करते हैं, हमारे टाइम को, हमारा कि एफर्ट्स को सेव करते हैं। तो प्लगइन्स ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हमारे कंटेंट में हमको हेल्प करते हैं। इसी तरीके से एसईओ प्लगइन्स क्या होते हैं, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट जाकर के, जैसे सपोज दैट कि अगर मुझे किसी वीडियो को अपलोड करना है यूट्यूब के ऊपर, तो अगर उसमें जाकर के मैं उसमें डायरेक्ट एसईओ का यूज़ करूं, यानी उसके टाइटल को अच्छे तरीके से लिखूं, उसमें जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे यानी ऐसे टैग्स वगैरह को लगाऊं, उधर से भी लगा सकता हूं, बट हमारा वहां पर से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एसईओ क्या होता है दोस्तों, एसईओ प्लगइन्स जो भी होते हैं वो हमारी क्या होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो भी यूट्यूबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली उनके पास में एक जिसमें से एक उनके पास में ये चीज़ मैं दिखाता हूँ कि उनके पास में एक जो भी यहाँ पर दिखाता हूँ एक चीज़ को मैं, जैसे यहाँ पर देखो वो लोग मान लो vidIQ यहाँ पर जैसे ट्यूब बडी, उसके ऊपर साइन अप नहीं हो रखा है, इस वजह से बोल रहा है। ये यहाँ पर साइन आप देख रहे हो, इस जगह पर दिखाता हूँ इसको जिससे आपको और अच्छे से इजीली समझ में आए। यहाँ पर ये देखो, ये जहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ना रेड कलर का, ये क्या होगा, ट्यूब बडी होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक स्टूडियो करके भी आता है, एक स्टूडियो करके ऐप आता है। तो उससे वहाँ पर से आप क्या करते हो, ट्यूब बडी आपकी हेल्प करता है, या फिर vidIQ आप देख सकते हो, vidIQ वगैरह के ऐप को आप इंस्टॉल कर लेते हो। तो उससे क्या होता है कि आप अपने जो भी आपके टैग्स वगैरह होते हैं, ये सभी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक लगने लगते हैं। ठीक है, आप उसमें से एक वर्ड को डालते हो, उसमें से कई सारे सजेशंस दे देता है, उसी में से आपके किसी वगैरह को चूज़ करके, उन्हीं में से आप चूज़ करके किसी भी तरीके के टैग्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ट्यूब बडी हो गया आपका, vidIQ हो गया, ठीक है, और स्टूडियो हो गया। स्टूडियो तो ओवरऑल आपकी एनालिसिस, जो भी आपकी परफॉर्मेंस क्या है आपके चैनल की चल रही है, ये सभी चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड ज़्यादा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर जो भी वेबसाइट वगैरह वहाँ पर से उसके भी अलग अलग प्लगइन्स आते हैं। तो प्लगइन्स नॉर्मली आपके क्या कि आपके जो भी कंटेंट है, आपका जो भी कंटेंट है उसको टैग्स, उसमें अच्छे टैग्स डालना, उसमें अच्छे डिस्क्रिप्शन को डालना, उस तरीके से हेल्प करते हैं कि लोग जो भी हों वो आपके वीडियो को, आपके कंटेंट को, आपकी वेबसाइट वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एसईओ प्लगइन्स आर टूल्स और सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे टूल्स होते हैं या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, आप कुछ भी मान लो कि ऐसे ऐप्स वगैरह होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं। एक्सटेंशंस दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन अ वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, जिसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, टू हेल्प द ऑप्टिमाइज वेबसाइट फॉर द सर्च इंजन। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट उसमें आपका ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं चाहूँ तो जो भी टैग्स वगैरह होते हैं तो उसको मैं नॉर्मली जाकर के भी लगा सकता हूँ, बट उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बट अगर मैं ट्यूब बडी और अलग अलग vidIQ इन सभी एप्लीकेशंस का यूज़ करता हूँ तो उसमें मैं एक वर्ड डालता हूँ, उसके में कई सारे सजेशंस निकल करके आ जाते हैं, उन्हीं सजेशंस में से मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें यहाँ पर कुछ एक बताए गए कि हमारे पास में एसईओ प्लगइन्स कौन कौन से हैं, जैसे यूज्ड एसईओ हो गया। ठीक है, यहाँ पर से आप इनको ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें से आपको कोई भी यूज़ कर सकते हो। ऑल इन वन एसईओ पैक, ठीक है, एसईओ रैंक, यहाँ पर एसईओ प्लस, सीमा प्रो, तो ये सब कुछ एक तरीके के यहाँ पर एसईओ के यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं जो कि एसईओ प्लगइन्स के यहाँ पर टाइप्स हैं। तो इनमें से आप किसी का भी 2-4 का यूज़ करके आप इसको अपने एग्जाम्स वगैरह में लिख सकते हो। ठीक है, तो एसईओ प्लगइन्स क्या होते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एसईओ प्लगइन्स वो चीज़ें होती हैं, ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं एसईओ करने में, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने में, है ना, आपकी हेल्प करते हैं। आपके सामने अच्छे टैग्स रखेंगे, अच्छे डिस्क्रिप्शन को रखेंगे, अच्छे टाइटल वगैरह को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसईओ प्लगइन्स। ठीक है, सो अभी यहाँ पर देखो, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ प्लगइन्स, इसका हमारे पास में इंपॉर्टेंस क्या है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड एंड कंटेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना कि यूट्यूब के लिए एक स्टूडियो आता है, स्टूडियो ऐप आता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने लोगों ने देखा, क्या रैंकिंग चल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद में स्क्रीनिंग ऑफ अ डुप्लीकेट कंटेंट, की कहीं कोई डुप्लीकेट कंटेंट, सेम कंटेंट तो नहीं अपलोड करता है। देन इसी तरीके से मेटा टैग्स वगैरह को देख सकते हैं, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, ये सभी कुछ एक इंपॉर्टेंस है। बाकी और भी इंपॉर्टेंस होते हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कंटेंट को, आपको वीडियोस को अपलिफ्ट करने में।
जैसा कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपके डायरेक्ट एक वर्ड से आप पूरे के पूरे आप जो भी आपका पूरा कंटेंट है उसके बारे में आपका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो भी एक मेन हेडिंग होती है, जैसे कि हमारे पास में कोई भी एक मेन हेडिंग मान, तो यहाँ पर देखो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे ये आपके पास में एक न्यूज़पेपर है, उसमें मान लो ऐसे इस तरीके से हेडिंग जो भी लिखी होती है, तो धोनी भारत के सबसे अमीर खिलाड़ी, तो अब ये एक मेन हेडिंग है। ये इसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अच्छा इसमें धोनी के बारे में बताया जाएगा, इसमें थोड़ा सा खेल के बारे में बताया जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ पर अलग से कुछ भी लिस्ट बनाई गई है जो काफ़ी अमीर लोगों की लिस्ट है। तो ये सभी चीज़ों का आप एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा तो आप जा कर के आगे की जो भी कंटेंट होगा, उसका जो मेन कंटेंट है ये पूरी चीज़ों को आप पढ़ोगे, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप इसको छोड़ दोगे। तो यहाँ पर ये क्या मतलब है, तो ये जो मेन हेडिंग है इसके बेसिस पे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या मतलब इस पूरे कंटेंट में क्या बताया जाने वाला है, ठीक है। एक अंदाज़ा लगाना। तो कीवर्ड्स मेनली क्या होते हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो कीवर्ड्स मेनली होते क्या है, यानी एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मेनली आपके यही चीज़ बताएगा कि आपके पूरे जो वे आइडिया है, जो आपका पूरा सब्जेक्ट है, पूरे कंटेंट के हिसाब से वो आपको बता सकते हैं कि उसमें एक मेन आइडिया होता है जो कि पूरे सब्जेक्ट को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। यही आपका क्या होता है कीवर्ड। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर हम देखते हैं, जैसे इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय अ न्यू शूज़, ठीक है, यू माइट सर्च मेंस लेदर स्पोर्ट्स शूज, इस तरीके से हम कुछ सर्च करते हैं ना। तो हम लोगों ने लास्ट यूनिट में भी देखा था जो भी कीवर्ड्स होते हैं हमारे मेनली 3 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टेल्ड, मिडिल टेल्ड एंड लॉन्ग टेल्ड, ठीक है। शॉर्ट टेल्ड में यानी कि 1-2 वर्ड्स कंटेन होता है, जिसमें जैसे हम लोगों ने देखा ना केवल फिटनेस, तो ये क्या होगा कि कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो अगर हम उसी में थोड़ा सा और भी 1-2 चीज़ों को डाल दें, फिटनेस एट होम, तो ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा मिडिल टेल्ड हो गया। और इसी के अंदर हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें, जैसे फिटनेस एट होम विद बजट इतना जो भी बजट हो, इस तरीके से जब भी हम थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे कि अगर हम यहीं पर लिख दें कि मेंस लेदर शूज़ अंडर 2000 या 3000, इस तरीके से जो भी है, इस तरीके से अगर हम लिख देते तो यानी हमारा जो हमारा कीवर्ड होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो उस बड़ा कीवर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टेल्ड। और अगर मीडियम होता है, मिडिल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल। और अगर शॉर्ट होता है, उसमें केवल 1-2 वर्ड कंटेन होते हैं, तो वो क्या हो गया, शॉर्ट टेल्ड कीवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया कि जो कीवर्ड होता है रिलेवेंट टू द कंटेंट एंड टॉपिक ऑफ द वेब पेज, यानी कि आपके वेब पेज से रिलेटेड, आपके कंटेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो बताई जाती हैं। जैसे कि आप भी सर्च करते हो ना कि डिजिटल मार्केटिंग यूनिट 3 MBA AKTU, इस तरीके से जब भी आप सर्च करते हो ये सभी क्या है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से भी वो उन सभी चीज़ों को आप रखना पड़ता है, तभी आपके सामने जो भी वीडियोस वगैरह वो आती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि कीवर्ड्स हो गया। जैसे एक यहाँ पर से अगर नहीं समझ में आए तो मैं एक और भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एक मेरे पास में जो है सर्च बॉक्स है, इसमें मैं एक लैपटॉप डालता हूँ, ठीक है। तो लैपटॉप जैसे ही मैंने डाला, यहाँ पर देखो जो भी हमारे पास में यहाँ पर लैपटॉप से रिलेटेड जितना भी, यानी कि एक कीवर्ड की बेसिस पे ये समझ गया कि लैपटॉप के बारे में जानकारी चाहता है, तो लैपटॉप से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स वगैरह हैं, देखो अमेज़ॉन, यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई गई कि अमेज़ॉन से उसी के लैपटॉप से रिलेटेड सभी चीज़ें। अब यहाँ पर देखो आपके सामने स्मार्टफोन नहीं आ रही, कोई घर के बनाई हुई कोई रेसिपी वगैरह नहीं आती घर वाली, ठीक है, क्योंकि ये SEO है वो इसी के बेसिस पे काम करता है। वो ये समझ गया कि अच्छा, और इसके नीचे यहाँ पर ये सभी चीज़ों को आप जो देख रहे हो, ये भी क्या होगा कि ये भी क्या होगा, कीवर्ड्स हो गए। कि मान लो कि हमने केवल लैपटॉप डाला, लेकिन जो भी यूज़र है वो और भी चीज़ों से सर्च कर सकता है, जैसे इस तरीके से डेल लैपटॉप 88 लैपटॉप कंप्यूटर्स, इस तरीके से, यानी कि ये भी कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, सर्च किए जा सकते थे। तो यानी कि रिलेटेड, यानी कि इसी से लैपटॉप से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी लिखे हुए हैं कि गुड इन एक्सपेंसिव लैपटॉप, इस तरीके से जितने भी कीवर्ड्स ये लिखे हुए हैं इनके बेसिस पे भी सर्च किया जा सकता है। तो यही सब क्या होगा कि कीवर्ड्स हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कीवर्ड्स के बारे में आपको पता चल चुका होगा। इसके यहाँ पर बताया भी गया है कि कीवर्ड प्लेसमेंट की क्या स्ट्रेटजीज़ वगैरह हैं। यहाँ पर देखो तो मेनली यहाँ पर यही चीज़ बताएगी जो कीवर्ड प्लेसमेंट होता है। कीवर्ड प्लेसमेंट का मतलब वही होता है कि स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ कीवर्ड्स, यानी कि जो आपके कीवर्ड्स हैं, जिस भी आप कीवर्ड्स का यूज़ करते हो अपने वेबसाइट बिल्डिंग में, अपने कंटेंट को बनाने में, उसका किस तरीके से स्ट्रैटेजिक यूज़ करना है, उन सभी चीज़ों को कैसे यूज़ करोगे जिससे जो भी।
तो मेनली एसईओ प्लेसमेंट, कीवर्ड प्लेसमेंट वही होता है कि हम कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से जो भी हमारे जो भी रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, जो भी हमारा रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उनको किस तरीके से हम प्लेस करते हैं, कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई कि किस तरीके से उसकी स्ट्रेटजी क्या है। पेज के टाइटल, जो हमारा टाइटल होता है उसमें हम सही तरीके से लिखते हैं। देन डिस्क्रिप्शन में हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स, यूआरएल वगैरह में हम डालते हैं जो भी हमारा मेन कंटेंट होता है उससे रिलेटेड। और देन ओपनिंग पैराग्राफ में हमारा एंड थ्रू आउट द कंटेंट। थ्रू आउट द कंटेंट का मतलब जब आप देखते होगे, जब भी आप कभी भी गूगल वगैरह पे जो भी आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ते होगे, तो आप देखते होगे बीच बीच में ब्लू कलर का एक मार्क होता है, ठीक है। तो वो जो ब्लू कलर का जो लिखा होता है, ब्लू कलर की जो हेडिंग होती है, वो भी क्या होता है आपका, यानी कि एसईओ कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि कीवर्ड्स का ही वो उसका भी सही तरीके से प्लेसमेंट उसी हिसाब से किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी विजिबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। देन अब हमारे पास में यहाँ पर ये बताइए कि क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कीवर्ड्स रिसर्च इन एसईओ, यानी कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि एसईओ करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको अपना आइडेंटिफाई टॉपिक, जो भी टॉपिक के ऊपर हमको अपना कंटेंट क्रिएट करना होगा उस चीज़ को हम देखेंगे, आइडेंटिफाई टॉपिक। देन यूज़ कीवर्ड्स टूल्स, यानी कि उन सभी जैसे कीवर्ड्स टूल्स का, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो भी यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ट्यूब बड़ी हो गया, vidIQ, इन सभी टूल्स का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो SEM या फिर इस तरीके से और भी उनके पास में अलग अलग टूल्स आते हैं, तो उन सभी टूल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि उनकी एसईओ जो रैंकिंग हो वो सभी बढ़ सके। देन उसके बाद में एक्सप्लोर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जैसे हमने बताया कि 3 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट टेल्ड, मिडिल टेल्ड एंड लॉन्ग टेल्ड। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ रखने की कोशिश करनी चाहिए, एक्सप्लोर लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड। जितने भी यूज़र्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, एक तो वो शॉर्ट टेल्ड भी होना चाहिए, आपकी जो भी कंटेंट में शॉर्ट टेल्ड कीवर्ड भी पड़े होना चाहिए, और लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड से क्योंकि जो भी आपका कंटेंट होता है लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड की वजह से ज़्यादा उसका रैंक होने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद में आपका 4th नंबर पे आता है कि कंसीडर सर्च वॉल्यूम, यानी यहाँ पर क्या होता है, कंसीडर सर्च वॉल्यूम ऐसे कीवर्ड्स को हम देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा लोग उनको सर्च कर रहे हो। जैसे कि अगर हम आज देखें तो जिसका भी बर्थडे होगा वो कीवर्ड ज़्यादा रैंक कर रहा होगा, है ना। तो ये क्या हो गया कि यानी कंसीडर सर्च वॉल्यूम, जिस भी कीवर्ड की ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होती है उस कीवर्ड को हम ज़्यादा अपने कंटेंट के अंदर रखते हैं। देन इसके बाद में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट टारगेट कीवर्ड, यानी जो भी हमारा टारगेट कीवर्ड्स होते हैं उन सभी को सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद में हम उसको प्लेस करते हैं, अपने जो भी कंटेंट होता है उसमें प्लेस करते हैं। देन हम मॉनिटर और एडजस्ट, जहाँ पर भी हमको लगता है कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको इंप्रूव करते हैं। जहाँ पर टोटल 6 स्टेप्स बताए गए हैं कि जब भी हमको एसईओ यानी कीवर्ड सर्च, यहाँ पर बताया गया कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन कीवर्ड सर्च इन एसईओ, यानी कि जब भी हमको कीवर्ड्स को प्लेस करना होता है, कीवर्ड्स को एसईओ यानी एसईओ करना होता है अपने पूरे कंटेंट का, तो हमको क्या करना रहता है, टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद में हमारे जो भी टूल्स होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यानी प्लगइन्स वगैरह होता है उनका यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, और उसके बाद में हम जो भी सर्च जिनकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है ऐसे कीवर्ड्स को ज़्यादा देखते हैं, ऐसे कीवर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होती है, जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। देन इसके बाद में सिलेक्ट टारगेट कीवर्ड्स, उसके बाद में हम क्या करते हैं, टारगेट कीवर्ड्स को हम सिलेक्ट करते हैं एंड देन मॉनिटर एंड एडजस्ट, ठीक है। सो ये है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई गई, 6 स्टेप्स हैं इसके। आई होप कि इसमें क्लियर कर लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन कीवर्ड सर्च टूल्स, अगर हम कीवर्ड सर्च टूल्स की बात करें तो यहाँ पर मेनली आपके काफ़ी सारे 7-8 मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो ये सर्च टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा जो भी टूल, कौन सा कीवर्ड है जो बहुत ज़्यादा सर्च में हो रहा है, लोग जिसको बहुत ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो गूगल ट्रेंड्स लिखा है, जब भी आप गूगल ट्रेंड्स के ऊपर तो ये यहाँ पर बताए गए थे, देखो आपके पास में यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स है, इसके ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर जो भी कीवर्ड्स हैं ये देखो बार बार यहाँ पर चेंज होंगे, ठीक है। ये देखो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको लोग ज़्यादा आज के दिन ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो ये कीवर्ड्स जो भी बार बार यहाँ पर से सर्च होकर के आ रहे हैं, देखो अपने मन से यहाँ से चेंज हो गया। तो ये सभी फ़िलहाल तो मे बी ये आप देखते होगे इंडियन आइडल देखते होगे तो उसका है शायद, अरे एक लड़का है एक गाना गाता है तो उसी से रिलेटेड है, कुछ नाम था। तो चलो फिलहाल यहाँ पर देखो ये जितने भी कीवर्ड्स अपने मन से यहाँ पर से सर्च होकर के आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर द वर्ड, इसमें देखो द वर्ड लिखा हुआ है ना। अगर यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया अगर हम देख लें,
अगर हम इंडिया के ऊपर बात करें तो इंडिया के अंदर जितने भी कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, इधर से चलो फिलहाल यहाँ पर से अभी इसका हो नहीं रहा, ठीक है। तो जहाँ जो भी कीवर्ड्स यहाँ पर बार बार लिख करके आ रहे हैं, तो ये कीवर्ड्स जो भी हैं वो ज़्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ कि गूगल ट्रेंड्स की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कीवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। और जैसे OMG2, ठीक है, यहाँ पर देखो आपके सामने गदर 2 का एक आ रहा है, गदर 2 जो भी पिक्चर है उसके हिसाब से यहाँ पर इसको भी लोग ज़्यादातर सर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, मतलब कि आप इसकी हेल्प से क्या पता कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। और उन्हीं जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनको अगर आपका कंटेंट उन कीवर्ड से मैच करता है तो उन कीवर्ड्स को आप अपने कंटेंट में रख सकते हो। देन इसी हिसाब से गूगल ऑटो कंप्लीट होता है, ये भी एक तरीके का टूल होता है। इसकी हेल्प से भी आप देख सकते हो कि जो भी आपके सामने कीवर्ड्स होते हैं तो उनको आप रख सकते हो। लॉन्ग टेल्ड प्रो, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये क्या करता है, ये आपकी जो भी सर्च वॉल्यूम को हाई करता है, आपके जो भी लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड के जितने भी जो भी कीवर्ड्स होते हैं जो भी आपके कंटेंट से रिलेटेड होते हैं वो आपको सजेस्ट करता है। और जब वो आप उन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर डालते हो, आप अपने वीडियोज़ वगैरह में उसको या फिर टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में उन कीवर्ड्स को रखते हो तो ऑटोमेटिक आपकी जो भी वीडियो की रैंकिंग होती है थोड़ी सी हाई हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर से SEM सर्च इंजन मार्केटिंग रश, इस तरीके से आप यहाँ पर SEM रश का मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग नहीं है और कुछ हो सकता है। तो SEM रश यहाँ पर बताया गया है। तो ये भी एक तरीके का आपका एप्लीकेशन है, इसके हिसाब से भी आपकी जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनके भी हाई रैंकिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये यहाँ पर इन सभी 7 आपके सामने दिए गए, इन 7 में से आप 2, 3, 4 कोई भी आप याद कर लो, उसके हिसाब से उनको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए कीवर्ड सर्च टूल्स। कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको कीवर्ड को आपको सर्च करने में हेल्प मिलती है, यानी कि आप देख सकते हो इन टूल्स की हेल्प से देख सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स जो है वो हाई रैंकिंग में है, कौन से कीवर्ड्स लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, और उन जो भी कीवर्ड्स होता है उन सभी कीवर्ड्स को यूज़ आप अपने कंटेंट में कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बताया गया है। अब देखो, अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ कंटेंट प्लानिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट प्लानिंग क्या होता है? कंटेंट प्लानिंग का दोस्तों मतलब होता है कि जो हमारा कंटेंट है, जैसे सपोज अगर ये मैं आपके सामने वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ तो इसके पीछे कितना कंटेंट को बनाने में यहाँ पर से जो भी आप चीज़ें लिखी हुई देखते हो ये सभी चीज़ें क्या है? कंटेंट है। तो कंटेंट को बनाना, देन उसके बाद में वीडियो को बनाना, वीडियो को ऊपर उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, अलग से उसका अलग से उसका शूट करना। तो ये सभी चीज़ें क्या होगी? कंटेंट प्लानिंग। जो भी कंटेंट हम लिखते हैं, जैसे मान लो कि हमारी कोई भी वेबसाइट है तो वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा होता है ना, वही क्या होगा, उसकी हम प्लानिंग पहले से करके रखते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह भी देखते हो तो न्यूज़पेपर जो भी आप पढ़ते हो तो उसका जो भी कंटेंट अंदर का होता है उसका कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्लानिंग करी जाती है ना। तो कंटेंट प्लानिंग का क्या मतलब हो गया कि प्रोसेस ऑफ केयरफुली डिसाइडिंग, यानी कि केयरफुली आप डिसाइड करते हो कि किस कंटेंट को, क्या कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, क्या कंटेंट क्रिएट किया जाएगा और कब उसको पब्लिश किया जाना है, ठीक है, और इसका प्रमोशन किस तरीके से किया जाना है। तो इसका जो मेन एम होता है, जो इसका मेन पर्पस होता है, टू क्रिएट कंटेंट दैट योर टारगेट ऑडियंस फाइंड्स वैल्यूएबल एंड इंगेजिंग, यानी कि आप ऐसे कंटेंट को क्रिएट करते हो जो कि आपके व्यूअर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए क्या होता है? वैल्यूएबल होता है और इंगेजिंग होता है। जैसे कि सपोज दैट कि अगर मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ तो यानी कि आपके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो क्या है? आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगी, तभी आप इसको देख रहे हो, ठीक है। और अगर मैं कुछ ऐसा डालने लगूं जो आपके लिए हेल्पफुल ही ना हो तो आप उसको देखोगे नहीं, देखोगे, है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या है? कंटेंट प्लानिंग का मतलब कि हम जो हमारा एंड यूजर है, जो व्यूअर्स हैं, उसको हम टारगेट बना करके चलते हैं कि हमारे व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं। तो इसी हिसाब से हम कंटेंट की प्लानिंग करते हैं और कंटेंट को उस तरीके का रखते हैं जो हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं, ठीक है, और इंगेजिंग यानी कि वो देखते रहें। तो दिस कंटेंट शुड हेल्प यू अचीव योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव सच एज इंक्रीजिंग वेबसाइट ट्रैफिक। इससे आप क्या कर सकते हो? आपका जो भी वेबसाइट ट्रैफिक होता है उसको आप जनरेट कर सकते हो, जनरेटिंग लीड्स, ब्रांडिंग, जो भी आपका ब्रांड इमेज होती है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कंटेंट प्लानिंग का। लेट्स से कि आपके पास में एक फिटनेस से रिलेटेड एक ब्लॉग है, ठीक है। तो आपका गोल क्या है कि आपका गोल ये है कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर, आप अपने ब्लॉग के ऊपर क्या करोगे?
ब्लॉग के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को लेकर के आओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाओ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ट्रैफिक होते हैं लोगों को दिखाना है आपको अपना कंटेंट, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि प्रॉपर एसईओ वगैरह तो करोगे ही, बट उससे रिलेटेड आप क्या करोगे कि आप डिसाइड करोगे, यानी कि आप प्रॉपर एक डिसाइड करते हो कि लोग क्या देखना चाहते हैं। तो आपने ये देखा कि आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं, यानी जो भी आपके जो भी आपका ट्रैफिक है वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, होम वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ना कि वो जिम जाना चाहता है, वो होम वर्कआउट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो अब जब वो होम वर्कआउट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है तो आप क्या करोगे, ऐसे आर्टिकल्स को, ऐसे वीडियोज़ को, ऐसे इमेजेस को पोस्ट करोगे जो कि होम वर्कआउट में ज़्यादातर फोकस करेगा, ठीक है। होम वर्कआउट में जैसे कि आपने क्या किया, एक रूटीन फिक्स कर लिया कि हम रोज़ एक वीडियो को पोस्ट करेंगे या फिर हफ्ते में 2 वीडियोज़ को पोस्ट करेंगे जिसमें हम घर से रिलेटेड, जो आपके घर में घर के जो भी फिटनेस से रिलेटेड आप वीडियोस को पोस्ट करो। जैसे हमने यहाँ पर किसी भी वीडियो को टॉपिक रखा 10 मिनट्स फुल बॉडी वर्कआउट एट होम, यानी घर में आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। देन इफेक्टिव होम वर्कआउट इक्विपमेंट, तो इस तरीके के आपने कीवर्ड्स को रखना स्टार्ट किया। तो इस कीवर्ड से क्या होगा, जो भी आपका ट्रैफिक होगा वो आपके साथ में इंगेज रहेगा, क्योंकि उसको वर्कआउट में भी इंटरेस्ट है और उसको घर में भी वर्कआउट करना है। तो यानी कि घर से रिलेटेड जो भी होम, यहाँ पर हमारा क्या है कि वर्कआउट एट होम, ये हमारा जो कीवर्ड है इसको हम ज़्यादातर अपने कंटेंट के अंदर रखेंगे। तो कंटेंट प्लानिंग का मतलब यही होता है कि हम ऐसा कंटेंट डिलीवर करें जो कि जो भी हमारा ट्रैफिक है, जो भी हमारे ऑडियंस है वो हमसे देखना चाहे, ठीक है। इसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पर स्टेप्स बताए गए, स्टेप्स फॉर इफेक्टिव कंटेंट प्लानिंग। कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं कंटेंट प्लानिंग में, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में हम क्या बताना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, ठीक है। अब हमारा गोल तो डिसाइड हो गया, देन उसके बाद में ऑडियंस भी क्या देखना चाहती है। केवल ये नहीं कि हम अपने बेसिस पे हम ये करना चाहते हैं, हम अपनी ऑडियंस को भी देखते हैं कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, ठीक है। ये नहीं कि हमको क्या बताना है, हम अपना बता रहे हैं, बट ऑडियंस हमारी क्या देखना चाहती है उसको भी अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, ठीक है। देन कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, आप देखो कि आपके कौन से लेटेस्ट कीवर्ड जो भी हैं वो रिसर्च में हो रहे हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप कंटेंट प्लान करते हो। कंटेंट में उन सभी कीवर्ड्स को डालते हो जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो। देन इसके बाद में क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर, एक आप कैलेंडर फिक्स करते हो कि मुझे हफ्ते में 2 दिन वीडियो डालना है, मुझे हर रोज़ वीडियो डालना है। इस तरीके से आप एक शेड्यूल फिक्स करते हो और उसके हिसाब से आप क्या करते हो, कंटेंट का क्रिएशन करते हो। इसके बाद में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसा कंटेंट क्रिएट करना जो कि आपके व्यूअर्स को आपका कंटेंट विजिबल हो, ठीक है। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, देन इसके बाद में हम प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रमोशन यानी कि अपने जो भी हमने कंटेंट क्रिएट किया उसका हम लोग प्रमोट करते हैं। जैसे देखते होगे ना कि प्रमोट करने का मतलब कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके से आप देखते होगे उसका प्रमोशन हो गया। और अलग अलग सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपने वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, उसके लिंक को शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सअप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ठीक है, शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्रमोशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने कंटेंट का। तो ये हो गया स्टेप्स हो गए हमारे कंटेंट प्लानिंग के, ठीक है। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो मेनली ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है अनुकूल, यानी अनुकूलन का क्या मतलब हुआ कि अब हमको अपना जो भी कंटेंट है जिसको भी हमको अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है या फिर हमको यूट्यूब वगैरह के ऊपर अपलोड करना है, तो उस कंटेंट को हमको क्या करना है, ऑप्टिमाइज रखना है। किसके अनुकूल रखना है, किसके ऑप्टिमाइजेशन में रखना है, जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारा टारगेट है, यानी जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारा ट्रैफिक है, उसके अनुकूल रखना है, ठीक है। वो जो चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, हमको वही चीज़ दिखाना है। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर कंटेंट, यानी कि आप अपने कंटेंट को उस तरीके से इम्प्रूव करो टू मेक इट मोर विजिबल, यानी कि जिससे वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल दिखे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको सर्च करें, सर्च इंजन में भी वो आए और साथ ही साथ में आपकी जो भी ऑडियंस हो उसको वो देखने में इंटरेस्ट ले, यानी कि आप वही कंटेंट अपलोड करोगे, आप वही चीज़ दिखाओगे, आप वही चीज़ अपने कंटेंट में दिखाओगे जो भी आपका
आपकी ऑडियंस आपकी ट्रैफिक देखना चाहती हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यानी जो भी इससे ये होगा कि आपका जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो भी बना रहेगा, ठीक है, और आपकी जो भी आपकी ऑडियंस वो आपके साथ में इंगेज बनी रहेगी, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स यूजिंग रिलेवेंट कीवर्ड्स। इसमें आप रिलेवेंट कीवर्ड्स का यूज़ करते हो अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स किस तरीके से लेटेस्ट जो भी ट्रेंड्स में जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसको कैसे देखना है, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाओ और अलग अलग आप टूल्स वगैरह का यूज़ करते हो, तो उन सभी कीवर्ड्स को आप यूज़ करते हो। देन ऑर्गेनाइज योर कंटेंट इफेक्टिवली। आप अपने कंटेंट को इफेक्टिवली क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, उसमें सभी चीज़ों का यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे मैं आपके सामने इस पीपीटी को शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें आप देखो यहाँ पर ब्लैक से मार्क है, इधर देखो ग्रीन है, देन इधर यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट का यूज़ हुआ, इधर थोड़ा सा बोल्ड है क्योंकि ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो ये यानी कि ऑर्गेनाइज, यानी ऐसे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करो, इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करो कि यूज़र को देखने में इंटरेस्ट आए, पढ़ने में इंटरेस्ट आए। अलग कलर्स का यूज़ करो, कहीं बोल्ड में कहीं इटालियन में यूज़ करो, जो भी जिस भी तरीके से आपका जो भी व्यूअर हो, जो भी ऑडियंस हो, उसको इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में या फिर आपकी वीडियो को देखने में। तभी क्या होगा, तभी वो आपके साथ में इंगेज रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑप्टिमाइजिंग मेटा टैग्स, ऐसे टैग्स वगैरह का यूज़ करो। एंड देन इंश्योरिंग यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन, और जो भी आपकी डिज़ाइन होनी चाहिए वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। अब कुछ लोगों का जो भी कंटेंट होता है तो वो वेबसाइट उनकी ओपन करो तो वो ओपन ही नहीं होती है, वो जब कंप्यूटर में आप ओपन करोगे तब जाकर के उनकी वेबसाइट ओपन होगी, तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है ना। यूज़र फ्रेंडली वो मतलब कि आप जहाँ पर भी उसको ओपन करो, कोई सा भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, उस सभी ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट वगैरह रन करनी चाहिए। तो द गोल इज टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स, जिससे आपके जो भी कंटेंट के ऊपर आपके जो भी है, जो बहुत ज़्यादा विजिटर्स हैं, देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, एंड प्रोवाइड देम विद अ वैल्यूएबल एंड एंजॉयबल एक्सपीरियंस ऑन योर वेबसाइट। इससे क्या हो सकता है कि जो आप उनको वैल्यूएबल यानी कि एक ऐसा जो वो देखना चाहते हैं, वैल्यू जो प्रोवाइड करते हो, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते हो, और साथ ही साथ में उनको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते हो जिसको वो इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल वही दिया गया कि लेट्स सपोज कि अगर आपके पास में एचआर प्रोफेशनल का एक ब्लॉग है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, उसमें आपको लोगों को थोड़ा सा इंगेज करना है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, उसमें ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करने लगे आप, या फिर ऐसे चीज़ों का आप यूज़ करने लगे जिससे लोग इंटरेस्ट लेने लगे। जैसे एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रैटेजीज, इस तरीके से हमने कोई भी करके टाइटल लगा करके कुछ भी चीज़ों को अपने कंटेंट को क्रिएट किया। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वही हुआ कि आप इस तरीके से आप अपने कंटेंट की प्लानिंग करते हो, ऐसा आप कंटेंट रखते हो जो कि आपके ट्रैफिक के, आपके ऑडियंस के अनुकूल होता है, जो वो देखना चाहते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं, आप उनको वही चीज़ दिखाते हो और सुनाते हो, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। देन इसका हमारे पास में कंटेंट प्लानिंग के यहाँ पर कुछ एक बताए गए हैं कि कंटेंट प्लानिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च कीवर्ड्स। हम जो भी कंटेंट प्लान, जो भी हमको कंटेंट डिलीवर करना होता है उसको तो हम डिलीवर करते ही हैं, बट उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, रिसर्च कीवर्ड्स। हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स की रिसर्च करते हैं, कौन सा लेटेस्ट कीवर्ड चल रहा है, कौन सा लेटेस्ट कीवर्ड है। एंड देन ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट, ऑप्टिमाइज कंटेंट को हम बनाते हैं, यानी कि जो भी हमारा व्यूअर देखना चाहता है उसको हम वही चीज़ उसी अपने कंटेंट में वही चीज़ों को रखते हैं। एंड देन क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूज़ की बढ़ाने के लिए हम उसमें वैल्यू वगैरह को ऐड करते हैं। देन इंश्योर्स रीडेबिलिटी, यानी कि आपका फॉर्मेट और फॉन्ट इस तरीके का होना चाहिए कि रीडेबल होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसी राइटिंग का यूज़ करूँ, जैसे अलग तरीके से राइटिंग, जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पर हम इसको ऐसे इसको करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर से किया, अब इसमें हम कोई भी ऐसी राइटिंग यूज़ कर लें, जैसे यहाँ पर है लेट्स से कोई भी ऐसी राइटिंग ले लेते हैं जो पढ़ने में ना आए। मान लो ये वाली राइटिंग रख दें। अब देखो आप इसको पढ़ पाओगे, इजीली पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो यानी कि ऐसे कंटेंट को रखो जो आसानी से पढ़ा जा सके, जिसको मतलब जो लोग देख करके जिसको पढ़ सकें, एटलीस्ट उसमें इंगेज हो सकें, ठीक है। तो ये मतलब है यहाँ पर कंटेंट इफेक्टिवली कंटेंट, यहाँ पर यही चीज़ मतलब बताया गया है, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी रीडेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि लोग पढ़ें, उसमें इंटरेस्ट लें, यानी कि अलग अलग कलर्स का जैसे मैंने यूज़ किया, यहाँ पर देखो पिंक है क्योंकि ये मेन हेडिंग है, तो इस तरीके से रीडेबिलिटी उसकी बढ़ाओ। देन मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन, क्योंकि लोगों के पास में मोबाइल ज़्यादा होता है, वो मोबाइल हर समय रहता है, तो मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका केवल लैपटॉप और डेस्कटॉप में ही आपका जो भी वेबसाइट हो वो ओपन हो। देन इम्प्रूव पेज स्पीड, और पेज स्पीड को आप बढ़ाते हो, यानी
आपका जो भी पेज होता है उसकी स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद में स्पीड मतलब होनी चाहिए, जैसे ही लोग क्लिक करें और वो आपका पेज तुरंत खुल जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। देन यूज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स, उसमें अलग अलग तरीके के लिंक लगाओ, अपने ही वीडियोज़ के, अपने ही अलग अलग तरीके के जो भी जहाँ पर से आपने यूज़ किया, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ही वीडियोज़ के लिंक डालूंगा, या फिर कहीं पर से अगर मुझे लगता है कि ज़रूरत है आपको देखने की तो एक्सटर्नल किसी दूसरे वीडियो या सोर्स वगैरह का यूज़ भी लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में कंटेंट को। देन इसके बाद में इंक्लूड मल्टीमीडिया, उसमें फोटोज़ वीडियोज़ का इंक्लूड करो। एंड सोशल मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जैसे आप देखते होगे कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो तो उसमें बगल में फेसबुक, व्हाट्सअप इस तरीके से आता है कि उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो डायरेक्ट आप अपने अकाउंट पे ऊपर रीच हो जाते हो और उसमें से जाकर के आप उसको शेयर कर सकते हो। देन रेगुलरली अपडेट करते रहो, जो भी आपका कंटेंट वगैरह उसको आप रेगुलर अपडेट करते रहो। तो ये है यहाँ पर हमारे पास में स्टेप्स बताए गए हैं कि इफेक्टिवली कंटेंट प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे हम कंटेंट को अपना यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं, कैसे कंटेंट को हम डिलीवर कर सकते हैं, कैसे कंटेंट की हम प्लानिंग कर सकते हैं जिससे हमारी जो है वो हमारी भी रीच बढ़े और जो हमारी जो ऑडियंस है वो भी हमारे साथ में इंगेज है। तो हमारे पास में अब यहाँ पर देखो, अब हमारे पास में यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, जैसा यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। जैसे आप अपने ईमेल्स वगैरह जब आप चेक करते होगे तो कई सारे आपके सामने ब्रांड्स के ऐसे, जिसमें से आपने मान लो कि कभी कोई सामान खरीदा होगा, आपने उनको अपनी ईमेल दी होगी, ठीक है। वो लोग अपना ईमेल वगैरह मांगते हैं ना कि आपकी जीमेल आप अपना वो बताओ, ईमेल आईडी बताओ। तो उसमें यहाँ पर आप क्या करते हो, मेनली कि आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह को दे देते हो, ठीक है, एक बार देते हो, लेकिन वो आपके साथ में हमेशा उस चीज़ को शेयर करते रहते हैं। उनके यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन सा लेटेस्ट पैटर्न आया, कोई भी लेटेस्ट डिज़ाइन आई है, तो उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ों को आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के मतलब क्या होगा कि यानी कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी क्या है, यानी कि एक तरीके की ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से जो भी ईमेल्स के माध्यम से आप तक जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि हमारी दुकान में ये नया लेटेस्ट पैटर्न आया, हमारे यहाँ पर ये चीज़ आई है। तो इससे क्या होता है कि आप उन ईमेल्स को पढ़ते हो, देखते हो, और अगर आपको पसंद में आता है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, तो आप उस प्रोडक्ट को जाकर के, उस सर्विस को, प्रोडक्ट को अवेल करते हो जाकर के। तो ईमेल मार्केटिंग क्या एक तरीके की स्ट्रैटेजी है दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग टारगेटेड ईमेल्स, ठीक है। आपके पास में टारगेटेड यानी उन टारगेट ऑडियंस को यूज़ किया जाता है जो उस पर्टिकुलर चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आप मान लो कि हर कोई जैसे मान लो कि हर कोई BMW नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हर एक के पास में BMW के जो भी ईमेल्स हैं वो नहीं जाएंगे, बट उसके जो भी एक बार आप अगर परचेज़ करके लेकर के आए हो, उनके पास में अगर आपका ईमेल होगा, वो लेते हैं, तो मेनली वो आप अपने इंडस्ट्री के, अपने यहाँ पर जो भी उनके यहाँ पर लेटेस्ट जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, उन सभी को आपके साथ में शेयर करते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रमोट प्रोडक्ट सर्विस और इंगेज विद द कस्टमर, और जिससे वो क्या रहते हैं कि कस्टमर्स के साथ में इंगेज बने रहते हैं, यानी कि अपनी जो इमेज होती है अपने बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं, जिससे कि लोग क्या रहें, उनके बारे में अवेयर रहें, ठीक है। देन इट हेल्प्स बिजनेस बिल्ड रिलेशनशिप, इससे क्या होती है कि एक जो कस्टमर होता है वो आपके साथ में लॉयल बनता है। भाई उसने एक बार आपके साथ में सामान खरीदा जाकर के, अब आप उसके रोज हाल चाल लोगे, आप उसके साथ में इंगेज रहोगे, तो इससे क्या हो रहा है कि वो आपकी रिलेशनशिप यानी कि एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो रही, ठीक है। एंड देन इंक्रीज कस्टमर लॉयलिटी, यानी कि कस्टमर लॉयल बन रहा है। लॉयल का मतलब कि वो आपके ब्रांड के साथ में हमेशा बना रहेगा, वो आपके ब्रांड को छोड़ करके दूसरे ब्रांड्स की तरफ नहीं भागेगा, ठीक है। तो हियर अ शॉर्ट एग्जांपल, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है ईमेल मार्केटिंग का। देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि आपने ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है, एक कोई ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है, आपने वहाँ से कोई कपड़े खरीदे जा करके, ठीक है। तो अब क्या करा उन लोगों ने, क्या किया, आपको अपना उन्होंने अपने स्टोर को आपसे सब्सक्राइब करवा लिया, यानी कि अपना जो भी उन्होंने ईमेल वगैरह आपका ले लिया, ठीक है। और उससे क्या करने लगे वो लोग, अपने जो भी नए कलेक्शंस जो भी आ रहे हैं उसको आपके ईमेल तक वो लोग क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप उनके नए प्रोडक्ट के साथ में इंगेज हो रहे हो, भले ही आप उनकी शॉप पे नहीं जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, घर पर बैठ करके ईमेल्स के माध्यम से आप उनके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उनके दुकान में चल रहा है, उन सभी चीज़ों को आप देख सकते हो। तो यानी कि इस तरीके से आप वो लोग क्या कर रहे हैं कि आप तक अपना प्रोडक्ट जो भी उनके पास में है, नया लेटेस्ट ट्रेंड आया है, वो सभी आपके न्यू कलेक्शंस वो आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और उसमें इस चीज़ को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि लिमिटेड स्टॉक है, अवेलेबल है। इससे क्या है हो रहा है कि आपके दिमाग में एक तरीके का ऐसा
अच्छा पता है कि चलो जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट खरीद लिया जाए, जल्दी जल्दी कपड़े खरीद लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि लिमिटेड स्टॉक है तो कोई और खरीद करके ले जाए। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करना है कि यानी कि कस्टमर बेस, यानी कि बिल्ड एक तरीके से लॉयल कस्टमर बेस आपके साथ में बिल्ड करना है, यानी कि वो आप उनके साथ में हमेशा इंगेज बने रहते हो और साथ ही साथ में उनकी जो भी बिजनेस ग्रोथ है वो भी बनी रहती है। तो ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या समझ में आया आपको? ईमेल मार्केटिंग का मतलब यही है कि अपने प्रमोशन करना, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करना, अपने प्रोडक्ट को सेल करना थ्रू ईमेल्स। ठीक है, ईमेल्स के माध्यम से। तो यही चीज़ हो गई ईमेल मार्केटिंग। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग बताई गई है। जैसे यहाँ पर देखो ट्रांजैक्शन ईमेल्स। ट्रांजैक्शन ईमेल्स में क्या होता है दोस्तों कि आप क्या करते, जो भी मेनली क्या होता है, जो भी ऑटोमेटिक, ये एक तरीके ट्रांजैक्शन ईमेल्स, जैसे मान लो कि ट्रांजैक्शन, जैसे आपने कोई भी चीज़ खरीदी तो वहाँ पर से जा करके आपके पास में तुरंत क्या देते हैं, कंफर्मेशन। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जैसे हम गूगल अकाउंट पे तुरंत लॉगिन करते हैं तो हमारे पास में एक ईमेल आ जाता है कि तो हमने गूगल अकाउंट में लॉगिन किया है। या फिर हम जैसे कोई भी चीज़ चला रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास में शिपिंग या पासवर्ड, हमने पासवर्ड रीसेट किया तो हमारे पास में तुरंत उसका एक मेल आ जाता है तो कि भाई आपने इतने बजकर इतने मिनट पे इस दिन आपने पासवर्ड को रीसेट किया। तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शनल ईमेल हो गया। ठीक है, ये इस तरीके की ईमेल मार्केटिंग हो गई। देन री इंगेज्ड ईमेल्स। री इंगेजमेंट का क्या मतलब होता है कि जब एक बार कस्टमर आपकी दुकान से कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है तो आप उसका ईमेल ले लेते हो। ठीक है, आप उसका मेल आईडी ले लेते हो और उसके मेल आईडी पे आप दोबारा अपने ब्रांड को पहुंचाया करते हो, नए लेटेस्ट कलेक्शन वगैरह को आप उस तक पहुंचाया करते हो, जिससे क्या रहता है कि आप उसके साथ में इंगेज बने रहते हो। देन वेलकम ईमेल्स। वेलकम ईमेल्स का मतलब क्या होता है कि नए सब्सक्राइबर्स को भेजा जाता है कि अभी तक आपने उनके दुकान में विजिट नहीं किया है, अभी तक आपने उनके दुकान से कोई भी सामान वगैरह को नहीं खरीदा है, लेकिन वो क्या करेंगे, आपको ईमेल भेजेंगे कि आप वेलकम आइए हमारे दुकान पे, हमारे शॉप पे आइए, हमारे ब्रांड को विजिट करिए, देखिए आकर कि किस तरीके का क्या चल रहा है। तो फ्यूचर कम्युनिकेशन, यानी कि फ्यूचर कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए वेलकम ईमेल्स, यानी कि बुलाते हैं वो आप अपनी दुकान में, अपने स्टोर वगैरह में बुलाते हैं। देन प्रमोशनल ईमेल्स। प्रमोशनल ईमेल्स में क्या होता है, मेनली आपके जो भी मान लो दीपावली, होली वगैरह के टाइम पे क्या होता है कि कोई भी स्पेशल ऑफर्स वगैरह है, ठीक है, कोई भी डिस्काउंट है जो आपने दिए, जो लोग दुकान वाले दे रहे हैं, तो वो उस तरीके का प्रमोशन करने के लिए ईमेल्स को भेजते हैं कि लिमिटेड स्टॉक, दिवाली ऑफर, होली का प्रोडक्ट, इस तरीके से देखते होगे ना, तो वो आपके साथ में ईमेल्स आते हैं। देन न्यूज़ लेटर्स ईमेल्स में क्या होता है कि वो अपने दुकान में जो भी उनकी कंपनी के अंदर, जो भी उनकी इंडस्ट्री के अंदर जो भी उनकी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो आप तक शेयर करते हैं ईमेल्स के माध्यम से, जिससे क्या होता है कि आप उनके नाम को भूल नहीं पाते, यानी कि वो आपके साथ में इंगेज रहने के लिए अपने लेटेस्ट न्यूज़, अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह को आप तक शेयर करते रहते हैं बार बार। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़ लेटर्स ईमेल्स। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, इसमें से आप याद कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ ईमेल कैंपेन मैनेजमेंट। यानी ईमेल कैंपेन मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, यानी ईमेल्स को मैनेज करना, यानी ईमेल्स को मैनेज करना कि सही ऑडियंस तक सही मेल पहुँचे। अब ये थोड़ी नहीं है कि मान लो कि हम लोगों के नॉर्मली एक जो आदमी होता है उसके बस की बात नहीं होती है कि वो एक BMW खरीदे, एप्पल का फ़ोन खरीदे, तो वो यानी कि एक नॉर्मल जो एक बहुत ही मिडिल क्लास है तो वो क्या करेगा, वो तो उस तरीके के ही फ़ोन और उस तरीके के ब्रांड की तरफ जाएगा। तो ईमेल कैंपेन मैनेजमेंट का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हाँ हमारे पास में कुछ ऐसी कार का मेल आने लगा कि आप ये खरीदो आकर के, जब उसको पता ही है, जब उस तरीके की कंपनियों को पता है कि भाई इसके ख़रीदने के, यानी कि उसका उतना बजट नहीं है, तो हमारे पास में वो प्रोडक्ट नहीं आएगा, हमारे पास वो प्रोडक्ट आएंगे जो कि हमारे क्षमता के अंदर होगा, जो हमारी लिमिटेशन के अंदर होगा, जिसको हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल कैंपेन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड क्रिएटिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड एनालाइजिंग ईमेल मार्केटिंग, यानी पूरी ईमेल मार्केटिंग को मैनेज करना। यानी यहाँ पर ये बताएगा कि ईमेल्स की प्लानिंग करना, क्या कंटेंट बनाया जाएगा, क्या क्रिएट किया जाएगा, उसका एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है और सही कस्टमर तक सही आपका ईमेल पहुँचना चाहिए। ठीक है, इंश्योर इफिशिएंसी, डिलीवरी एंड एंगेजमेंट विद द टारगेट ऑडियंस, यानी टारगेट ऑडियंस तक आपका मेल पहुँचना चाहिए। तो द मेन गोल ऑफ ईमेल कैंपेन मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग एफर्ट्स बाय द डिलीवरिंग रेलेवेंट एंड एंगेजिंग ईमेल्स, यानी कि वही आपका कि डिलीवरिंग, आपने जो भी ईमेल क्रिएट
कम्युनिकेट करना है उसको रिलेवेंट यानी सही ऑडियंस तक आपको पहुंचाना है, ठीक है, सही ऑडियंस तक पहुंचाना है और रिलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जो वो चाहे वो देखे, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल आप लिख सकते हो फैशन रिटेलर का कि वो वही करता है अपने प्रमोशन, अपने क्लोथ्स का, अपने फैशन का, यानी अपने जो भी उसके पास में कपड़े वगैरह उनका समर कलेक्शन का उसको प्रमोट करने के लिए वो क्या करता है कि ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करता है। उसमें आप उसमें लिमिटेड स्टॉक, डिस्काउंट और ऑफर, इस तरीके से सेल, इस तरीके से की चीज़ों का यूज़ करके क्या करता है, ट्रैफिक को वो ईमेल्स को भेजता है जिससे कि वो उसके दुकान पे लोग आएँ, उसके शॉप पे लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्ट बिके, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई। अब देखो वही चीज़ है कि ईमेल मार्केटिंग के यहाँ पर स्टेप्स बताए गए। सबसे पहले आप क्या करते हो, डिफाइन योर गोल्स एंड टारगेट ऑडियंस। आप अपने सबसे पहले डिफाइन गोल्स करते हो कि अपनी टारगेट ऑडियंस को देखते हो कि आपको किसको टारगेट करना है, मिडिल लेवल को, अपर लेवल को, या फिर लोअर जो भी कस्टमर्स होते हैं उन सभी किसको टारगेट आप करना चाहते हो। तो डिफाइन, आप अपने उन ऑडियंस को टारगेट करते हो और उसके हिसाब से टारगेट करने के बाद में बिल्ड एंड ग्रो योर ईमेल लिस्ट। अपनी आप एक लिस्ट बनाते हो। अब जब तक उनकी आप मेल आईडी नहीं जानोगे तो कहाँ पर भेजोगे, मेल कहाँ पर भेजोगे। तो भाई जब वो आपकी एक बार आपके शॉप में आया, उसने आपने उसका क्या किया, मेल ले लिया, ठीक है, या फिर आपने कहीं अलग तरीके से थर्ड पार्टी ऐप से या फिर कहीं दूसरी जगह से आपने लोगों के ईमेल्स को लेना स्टार्ट किया, ठीक है। तो बिल्ड एंड ग्रो ईमेल लिस्ट, आपने एक तरीके से ईमेल की लिस्ट बनाई और उस पर्टिकुलर जितनी भी आपने लिस्ट बनाई है एक एक करके आप सभी में मेल डालने लगे। देन सेगमेंट योर ईमेल लिस्ट, उसको क्या करो, सेगमेंट करो कि देखो कि कौन किसके बजट रेंज में, यानी कि कौन हाई प्रोफाइल जो भी आपके कस्टमर्स है, कौन हाई प्रोफाइल है, कौन मिडिल प्रोफाइल है। तो उसके हिसाब से आप क्या करते हो कि उसके हिसाब से जो भी जिस भी प्रोडक्ट को वो परचेज़ कर सकते हैं। मान लो कि जिसके पास में जिसकी ज़्यादा क्षमता है, जिसकी ज़्यादा परचेजिंग पावर, तो उसके पास में आप ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट को सेंड करते हो, ठीक, उसके पास में ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट सेंड करते हो। और मिडिल लेवल के जो भी जिसके जितना उसका बजट होता है, जितनी उसकी प्राइसिंग बाइंग पावर होती है, जितने उसकी परचेजिंग पावर होती है, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को आप सेंड करते हो। देन डिज़ाइन विजुअली अपीलिंग ईमेल्स, और उसके बाद में आप क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो कि ईमेल्स को आप डिज़ाइन करते हो कि क्या लिखना है उसके अंदर, कौन से फोटोज़ इमेजेस का यूज़ करना है। देन मॉनिटर एंड एनालाइजिंग रिजल्ट, आप उसको जब सेंड कर देते हो तो आप उसके रिजल्ट को एनालाइज करते हो, देखते हो कि आपके ईमेल भेजने की वजह से लोग आपके शॉप पे आ भी रहे हैं, वो काम कर रहे हैं सारी टूल्स और टेक्निक्स, या फिर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर 5 स्टेप्स बताए गए हैं। अब इसके कुछ एक एडवांटेजेस हैं, ईमेल मार्केटिंग की एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो इससे क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव, हमारी कोई कॉस्ट लग नहीं रही है। जैसे कि हम अगर मान लो कि कोई बैनर छपवाएं या फिर हम पेपर में, न्यूज़पेपर वगैरह में निकलवा रहे हैं, हम अपना ऐड बनाएं, तो उससे हमारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। बट ईमेल को सेंड करने में क्या कॉस्ट आ रही, कुछ नहीं कॉस्ट आ रही, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डायरेक्ट हम अपने कस्टमर से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंक्रीज इंगेजमेंट, हम अपने कस्टमर्स के साथ में इंगेज रह सकते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को, हमारे ब्रांड को भूलते नहीं हैं। एंड देन मेजरेबल रिजल्ट, और हम अपने जो भी रिजल्ट होता है उसको मेज़र करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि सही से काम चल रहा है कि नहीं, यानी जो भी रिजल्ट हैं वो इसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि फिर नहीं हो रहा है। देन यहाँ पर ऑटोमेशन एंड स्केलेबिलिटी, ऑटोमेशन का मतलब कि जो भी ईमेल्स ये टूल होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली आप एक क्लिक करते हो, जस्ट एक क्लिक करते हो और वो सभी तक पहुंच जाते हैं। देन इसके बाद में टारगेट रीच, यानी कि जो भी आप जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस तक ही आप मेल वगैरह को पहुंचा सकते हो। तो ये हो गया इसके एडवांटेजेस। और कुछ एक इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ईमेल्स क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि भाई रिस्क होता है इसमें, यानी कि स्पैम का। मान लो कि एक बार कस्टमर को लगा कि बार बार ये ईमेल आता है, कहीं ऐसा तो नहीं स्पैम हो, कोई इसमें कुछ खतरा हो या फिर कोई गलत चीज़ हो, तो वो क्या कर सकता है कि उसको स्पैम में मार्क कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि आपके ब्रांड की रेपुटेशन डाउन हो सकती है, ठीक है। देन इसके बाद में डिलीवर एबिलिटी चैलेंजेस, जैसे कि इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस, आपने क्या करा, कोई इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस डाल दिया, आपको पहुंचाना किसी के पास में था, दूसरे तक पहुंचाने लगे। देन हाई कंपटीशन इन द इनबॉक्स, और इसमें क्या होता है कि जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके इनबॉक्स एकदम भरा रहता है। उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इनबॉक्स भरा रहता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा है। तो उसमें उतना ज़्यादा जब इनबॉक्स भरा रहेगा तो आप जो भी कस्टमर होगा वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, वो हमेशा सोचेगा इस तरीके के मेल्स तो आते थे, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देगा। देन लिमिटेड अटेंशन इन स्पैन, यानी कि एक वो लिमिटेड अटेंशन करता है, जब उसका इनबॉक्स भरा रहेगा पूरा, वो इतना थोड़ी नहीं उसके पास में टाइम है कि बार बार हर एक ईमेल को चेक करे कि क्या चल रहा है, इतना ज़्यादा उसके पास में टाइम नहीं होता। तो वो क्या करता है, लिमिटेड अटेंशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और अब हमारा यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक, तो डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डैट इज़ डिजिटल एडवर्टाइजिंग।
सॉरी यहाँ पर डिजिटल नहीं है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, मैंने इसको गलत पढ़ दिया धोखे से। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या होती है? अभी देखो जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है? अब आप जब भी अपने फ़ोन को यूज़ करते हो, जब भी आप अपने लैपटॉप्स वगैरह को यूज़ करते हो, तो आप जब भी चीज़ों को देखते हो, जैसे आप सपोज है कि आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, तो उस ब्लॉग को पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आपके सामने कुछ एक तरीके के एड्स चलते रहते हैं। जैसे लेट्स से मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके दिखाता हूँ। मान लो हम यहाँ पर गूगल के ऊपर गए और यहाँ पर हमने लेटेस्ट समर फैशन इस तरीके का हमने कुछ भी इस तरीके का डाल दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो भी हमारे साथ में यहाँ पर जो भी हमारे पास में वेबसाइट्स वगैरह खुल रहे हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, मान लो कि किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर गए, ठीक है। सो मान लो हम इनकी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो तो इस जगह पर आप देख रहे हो कि जैसे ये इनकी वेबसाइट है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने लिमिटेड टाइम ओनली यानी कि लिमिटेड स्टॉक का एक तरीके से ऐसे बना करके रखा हुआ है। ये क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके का ऐड आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो ये देखो हट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से अलग अलग सोशल मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं कि मान लो आपको अगर कुछ भी कहीं पर शेयर करना है तो आप इसमें इस तरीके से शेयर कर सकते हो। और इधर देखो यहाँ पर एक ईमेल का यहाँ पर बना हुआ है, अभी इसमें ईमेल बार बार पूछ भी रहा है कि ईमेल एड्रेस डालो। अगर आप एक बार ईमेल आईडी इसमें अपने आप डाल देते हो तो ये क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी है बार बार वो आपको जो भी आपकी ईमेल आईडी के ऊपर अपना वो डालेंगे। जैसे यहाँ पर देखो कि पेज से ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एंटर योर ईमेल आईडी, जिससे कि अगर आप डाल देते हो तो ये बार बार अपना जो भी इनके पास में वहाँ पर आपकी ईमेल में क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को भेजेंगे। अब यहाँ पर देखो ये जितने भी चीज़ें एड्स आ रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्रॉस का निशान है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से क्लिक कर दिया, हटा गया, ठीक है। ये भी इस तरीके से यहाँ पर देखो ये सभी क्या है, एड्स, एक तरीके के एड्स, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर से अभी देखो यहाँ पर ये भी क्या है, इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से क्रॉस के निशान के ऊपर जैसे ही क्लिक किया ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ये भी हट गया। तो ये सभी जो भी बार बार एड्स आते हैं, यानी कि यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि मेनली जो भी ये एड्स आते हैं यही क्या होता है कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, यानी कि हम जब भी किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, कोई भी कंटेंट को देखते हैं, किसी भी यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी देखो या फिर आप कभी भी सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह के ऊपर भी जाओ, तो आप अपना जब भी फेसबुक अकाउंट चला रहे होते हो तब पर भी बीच बीच में इस तरीके के जो भी एड्स वगैरह होते हैं वो आपके सामने दिखाई पड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इनका मेन पर्पज़ क्या होता है, इनका मेन पर्पज़ होता है कि आप डायरेक्ट जाओ, इनका जो भी प्रोडक्ट हो उस चीज़ को आप तुरंत खरीद सकते हो। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि इन्वॉल्व्स प्लेसिंग विजुअल एडवर्टीजमेंट, यानी कि विजुअल एडवर्टीजमेंट जिसको अभी हम लोगों ने देखा ना, तो क्रॉस करके हम लोगों ने हटा दिया था, कट करके हटा दिया था। तो वो क्या है कि विजुअल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि उन एडवर्टाइजमेंट्स को जो कि वेबसाइट्स में लगे होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगे होते हैं, मोबाइल ऐप जब भी हम कोई इंस्टॉल करते हैं तब हमको दिखाई पड़ते हैं, तो उन जिससे कि उनके जो भी प्रोडक्ट्स हो वो क्या किए जा सके, प्रमोट किए जा सके, उनके प्रोडक्ट्स जो भी हो प्रमोट करते हैं, वो अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। इससे इनकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि अच्छा हमको पता चलता है कि अच्छा ये है, ठीक है। तो यानी कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि एड्स को क्या करना, एड्स जो भी एड्स वगैरह होते हैं उनको डिस्प्ले करवाना अपने अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब भी कोई स्टोर जो होता है वो क्या करता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर अपने एड्स को रन करवाना, इस कॉल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर यही चीज़ बताएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट टू कैच द अटेंशन, इस तरीके से हम ऐसे टेक्स्ट का यूज़ करते हैं जो कि कंटेंट जिससे व्यूअर जो होता है उसका अटेंशन ग्रैब होता है। तो इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर आप भाई एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मान लो कि हम किसी भी वोकेशन पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से जाया जाए, कहाँ जाया जाए। यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि हम प्लान कर रहे होते हैं, केवल हम देख रहे होते हैं कि कैसे जाया जाता है, यहाँ पर इस प्लेस के ऊपर कैसे जाया जाता है। मान लो एक हमारे पास में
हम देखते हैं यहाँ पर वेरियस ट्रेवल्स वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ब्लॉग्स के ऊपर पढ़ते हैं कि कैसे कैसे जाया जाता है, क्या उनका क्या कॉस्ट वगैरह है। तभी क्या होता है कि हमारे पास में एक ऐड शो हो जाता है, एक ऐड शो होता है जिसमें देखो हमने फैशन की वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया तो फैशन से रिलेटेड ही एड्स आ रहे हैं। जब हम कहीं पर घूमने के लिए जाएंगे, अगर हम उनके ब्लॉग्स वगैरह में उनकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी हमको उस तरीके के ऐड शो करेंगे। तो इसमें हमारे पास में मान लो कि एक हमारे पास में ऐड शो होता है जिसमें ये चीज़ लिखा होता है दैट कैच योर अटेंशन, जिसमें ये चीज़ लिखा होता है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, वहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर जैसे ही आप करते हो तो आपसे फ़ोन कॉल्स में और ईमेल्स के हेल्प से आप वो बात करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कितना आपके पास में बजट है, और उस हिसाब से वो आपको पैकेज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि वोकेशन का पैकेज जो होता है, एक्सक्लूसिव वोकेशन पैकेज आपको प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम दैट यू एक्सप्लोर द अवेलेबल ऑप्शंस, जहाँ पर से आप कंपेयर कर सकते हो, प्राइसिंग वगैरह को देख सकते हो, एंड इवेंचुअली यू बुक योर ड्रीम वोकेशन। और आप केवल अभी तक सोच ही रहे थे और जाने की सोच रहे थे, और उस ऐड की हेल्प से आपने क्या किया, उसमें रजिस्ट्रेशन किया और आपने तुरंत आपको वहाँ जाने का एक तरीके से आप अपना बुक कर भी लेते हो, यानी कि उस चीज़ को आप बुक भी कर लेते हो कि हाँ ठीक हम यहाँ पर घूमने जाएंगे। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इस तरीके से हमारी हेल्प करती है। सो टाइप्स ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कौन कौन से, जैसे हमारे पास में बैनर एड्स होते हैं। बैनर एड्स क्या होते हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिस्प्ले एड्स दैट अपीयर्स इमेजेस और टेक्स्ट बेस्ड एड्स ऑन वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स। जैसे आप देखते हो अभी हम लोगों ने जैसे देखा फैशन की हम लोग वेबसाइट के ऊपर गए तो वो जितने भी एड्स बार बार आ रहे थे वो क्या थे, बैनर्स एड थे। ठीक है, इसमें हमारे जो भी इमेजेस बार बार सामने आ रहे थे या फिर टेक्स्ट आ रहा था। देन पॉपअप एड्स। पॉपअप एड्स का क्या मतलब होता है, एकदम से हम कोई भी वेबसाइट देखते हो तो एकदम से सडनली वो एकदम से पॉपअप हो जाते हैं। मान लो हम कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलते खेलते हमारे सामने एकदम से जो पॉपअप हो जाता है, या हमने कोई भी ऐप को इंस्टॉल किया एकदम से वो हमारे सामने पॉपअप ऐड, यानी कि एकदम सडनली वो क्या होता है, पॉपअप हो जाता है और हमारा ध्यान वहाँ से हट करके उस ऐड में चला जाता है। ठीक है, देन वीडियो एड्स। वीडियो एड्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब वगैरह के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि वीडियो एड्स चलते हैं। पहले जैसे आप कोई भी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो तो बीच में ऐड रन होने लगता है, वो क्या होगा, वीडियो ऐड हो गया। देन सोशल मीडिया एड्स। सोशल मीडिया चलाते रहो आप, नीचे स्क्रॉल करते जाओ, तभी उसके बीच में कोई भी आपको एड्स दिखाई पड़ेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको खरीद लेते हो जा करके, ठीक है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके। देन मोबाइल एड्स। मोबाइल एड्स में क्या होता है, मान लो आपके एकदम आप मोबाइल चला रहे हो, अब नया फीचर आया है यहाँ पर कि जब भी आप मोबाइल वगैरह चलाते हो तो आपके सामने बार बार करके नीचे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि ये है ना, बार बार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं ना, 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में। तो कुछ लोग होते हैं उसको बंद करके रखते हैं, कुछ लोग नहीं बंद करके रखते हैं, तो बार बार वो नोटिफिकेशन आते रहते हैं जिसमें उसमें आप कॉल कर सकते हो और ऐप इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, इन सभी चीज़ों का। तो वो मोबाइल एड्स हो गए। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। इसमें से आप 2-4 को आप चूज़ करके लिख सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें बहुत बेनिफिट है। इसमें जो ब्रांड होती है उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है, टारगेट रीच होती है, ब्रांड जो होता है उसका रेपुटेशन बढ़ता है, ट्रैकेबल एंड मेजरेबल, यानी कि ट्रैकेबल एंड मेजरेबल, यानी आप उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, कि देख सकते हो कि आपका सही तरीके से जो भी है सही सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ में हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है। इसमें लिमिटेशन भी है कुछ। एक लिमिटेशन ये है कि इसमें क्या होता है कि ऐड ब्लाइंडिंग में मतलब क्या, ऐड ब्लाइंडनेस का मतलब कि बार बार जो ऐड होते हैं, ऐड ब्लाइंडनेस जब हमारे सामने बार बार ऐड आते हैं तो हम उसको देख करके भी इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सामने कोई भी ऐड आया तो हमने क्या किया, उसको जस्ट हटा दिया, तो वो क्या हो गया, ऐड ब्लाइंडिंग। ठीक है, जैसे हमारे सामने हम कोई वीडियो देखना चाहते हैं, अब वीडियो को आने से पहले कोई ऐड चलने लगा, अब उस ऐड के चलते हम क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ऐड ब्लाइंडनेस, यानी कि हम उसको, वो हमारे सामने तो है लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। देन उसके बाद में बैनर फटीग, यानी बैनर फटीग का मतलब आप समझ लो कि हम देखते देखते उसको थक जाते हैं। कई बार होता है कि उसका लिमिटेशन, उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो भी व्यूअर है, जो भी कंटेंट को देखना चाहता है, वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है इन एड्स से। ठीक है, और वो क्या कर सकता है, एड्स को ब्लॉक कर सकता है, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। और क्या कर सकता है कि लिमिटेड अटेंशन स्पैन, यानी कि इतने सारे एड्स आते रहते तो उसका अटेंशन ही नहीं ग्रैब कर पा रहा है। देन इसके बाद में कॉस्ट कंसिडरेशन। अब एड्स जब आप अपने चलाओगे, अपने वेबसाइट के ऊपर लगाओगे, या फिर वीडियो एड्स के ऊपर, जो भी वीडियोज़ होती हैं उनके ऊपर कोई भी वीडियो ऐड लगाओगे तो उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा लगती है, और लोग जब कंसीडर नहीं करते, उसको देखते नहीं हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका कि
आपका कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है। तो ये क्या हो गया, लिमिटेशन हो गए यहाँ पर डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के। और इसी के साथ में दोस्तों हमारा यूनिट सेकंड ख़त्म हो चुका है और यूनिट थर्ड में हमारा SEM और आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, जिसमें आपसे अभी बहुत सारी चीज़ें कवर करने को है। तो यूनिट थर्ड तक मैं श्योर हूँ कि यूनिट थर्ड को भी मैं आपको आज शाम तक डिलीवर कर दूंगा। यूनिट फोर्थ और फिफ्थ तक की मे बी देखा जाएगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यूनिट 4 और यूनिट 5 भी आपके सामने तक आ जाए, ठीक है, जिससे कि आप उसका भी बेनिफिट ले सको, ठीक है, रात तक का। तो ये था दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, ठीक है। जैसा भी आपको लगा हो समझाने का तरीका वगैरह तो उसको प्लीज़ एटलीस्ट बताओ कि कैसा लगा, ठीक है, कहाँ इंप्रूव किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है उसको भी बताओ, ठीक है। इसके साथ ही साथ में अगर आपको PDF PPT वगैरह चाहिए तो व्हाट्सअप पे आप आकर के आप ले सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग यूनिट सेकंड था हमारा, यूनिट थर्ड के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।